बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हमें भी हर लम्हे दुआ में याद रखते होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे डिस्कशन करनी है और वो है तरबियत। अब आप कहेंगे तरबियत पे तो जुगन ने बड़ी दफ़ा बात की है, मॉर्निंग एट होम का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं जनरल तरबियत की कि तरबियत एक बहुत अहम चीज़ है। जहाँ पे तालीम इम्पोर्टेंस रखती है वहाँ पे इंसान की तरबियत भी बहुत इम्पोर्टेंस और वैल्यू रखती है, क्योंकि इंसान कितना भी तालीम याफ्ता हो जाए, अगर उसकी अपब्रिंगिंग, जिसको हम अंग्रेज़ी में अपब्रिंगिंग कहते हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से तरबियत नहीं की गई तो वो इंसान ना तो सोसाइटी के लिए किसी काम का है और ना ही वो अपने करियर में आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे जाहिल होने का इंसान को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उस इंसान को और उसके इर्द गिर्द वालों को उल्टा नुकसान ही होता है। अब तरबियत हर ज़माने की फ़र्क है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तरबियत तो एक स्टैंडर्ड चीज़ है। नो डाउट तरबियत एक स्टैंडर्ड चीज़ है। सलाम करना, खुदा हाफिज़ कहना, कोई बड़ा कमरे में आए खड़े हो जाना, प्यार से छोटों से बात करना, अदब से बड़ों से बात करना, ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन आजकल ये बेसिक चीज़ें इतनी लैकिंग हैं कि उससे अगले लेवल की तरबियत की अगर हम बात करें तो वो इंसान कैसे करे, क्योंकि तरबियत में हमारे मॉरल्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे एथिक्स भी इंक्लूड होते हैं। हम किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, हमारी सोच क्या है, हम किस तरीके से अपने घर के स्टाफ के साथ पेश आते हैं, इससे डिफ़ाइन होगा कि हमारे बच्चे कैसे पेश आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने घरों में अपने स्टाफ से, बड़ों से, इर्द गिर्द के लोगों से गुस्ताखी करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, बच्चे वही चीज़ अब्जॉर्ब करेंगे और फिर उसी तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बिहेव करेंगे। अब ये तो एक बेसिक लेवल की तरबियत हो गई, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है साउथ एशिया में कि जब तरबियत की बात की जाती है तो ज़्यादातर जहन में लोगों के बच्ची या बेटी आती है कि भाई बेटियों की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई, जितनी बेटियों की तरबियत इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट बेटों की तरबियत है। मतलब जब हम शादी की बात करते हैं या किसी कपल की बात करते हैं, गाड़ी के दो पहियों की बात करते हैं, तो अगर एक गाड़ी का टायर जो है उसको मतलब वो उसकी हवा निकल चुकी है और दूसरा जो टायर है वो बिल्कुल सही चल रहा है, तो गाड़ी फिर भी नहीं चलने वाली। दोनों का ऑन पार होना और एक सर्टन तरीके से बिहेव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ख़वातीन के हकूक़ के बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और कहते हैं कि जी बच्चियों को उनके प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए, उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, रिगार्ड के साथ पेश आना चाहिए, उनके साथ हाथ नहीं उठाना चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम अपने बेटों को ये सिखाते हैं कि उन्होंने ऐसे अपनी बहनों के साथ पेश नहीं आना? हम तो डे वन से जब उनकी अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते तो फ़र्क करते हैं। देखिए व्यूअर्स, बात यह है कि अपने घर के उसूल इक्वल रखें। जब तक आप अपने घर में अपने बच्चों को बराबरी में के साथ नहीं लेके बढ़ेंगे तो दुनिया से वो क्या बराबरी एक्सपेक्ट करेंगे। जिस बेटे को आप ये कहेंगे कि उसकी माँ की ड्यूटी है, जॉब है कि वो घर में सफाई करे, झाड़ू पोछे करे, खाने पकाए, खाना तो औरतें ही पकाती हैं, सफाइयाँ तो औरतें ही करती हैं, जब ये बातें आप अपने बेटों को सिखा देंगे तो बैक एंड पे सबकॉन्शियसली उनके जहन में ये बात फिट हो जाएगी और फिर उनका रवैया जब उनकी शादी होगी, उनकी अपनी बेटियां होंगी, वही कंटिन्यू करेगा। और देखें, सिंपल बात है, दुनिया बदल गई है, दुनिया इवॉल्व कर गई है। ये जो जेन जी है ना, नई जनरेशन बच्चों की, ये बहुत मुख्तलिफ है। इनको बड़ी मोहब्बत, प्यार से और लिहाज के साथ आगे लेके बढ़ना है। अब तो हम ऐसे केसेस भी देख रहे हैं जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं अपने पेरेंट्स से सालों से उन्होंने बात नहीं की, पूछो कि भाई क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई इतना फ़र्क मेरे और भाई के बीच में, ना जायदाद देनी है, ना रिस्पेक्ट देनी है, ना कोई रिगार्ड देना है, और हर तरीके से हमें ये कहा जा रहा है कि तुम बेटे से कमतर हो, तो फिर फ़ायदा क्या। सो बात यह है कि औलाद अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी नेमत दी है। जब आपको मतलब साहिब औलाद किया, आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा, तो फिर उस नेमत को बराबरी से लेके चलें। बेटा हो, बेटी हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो। भाई, हम हमेशा बात करते हैं कि माँ बाप वो वाहिद लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो बेलॉस अनकंडीशनल प्यार करते हैं अपने बच्चों को। लेकिन ये कौन सा अनकंडीशनल प्यार है जिसमें इतनी ज़्यादा कंडीशंस आ गई कि बेटियों के लिए ये असूल हैं, बेटों के लिए वो असूल हैं। भाई, तरबियत ये भी है। तरबियत सिर्फ मुंह से बोली हुई बात नहीं होती, तरबियत हमारे एक्शंस हैं। बेटी को डांट दिया कि भाई, भाई का कमरा इतना गंदा है, तुमने साफ़ क्यों नहीं किया? और भाई, भाई के हाथ नहीं है, वो खुद नहीं साफ़ कर सकते अपने कमरे को। मेरा बेटा, मेरा शहजादा, बेटा बेटा बेटा।
देखिए मैं खुद बेटों की माँ हूँ, लेकिन अगर मैं अपने बेटों की सही तरबियत नहीं करूँगी तो कल को मैं ये उम्मीद कैसे रख सकती हूँ कि मेरी बेटी के साथ भी कोई इंसान अच्छे तरीके से डिसेंट अंदाज से पेश आएगा। कल को अल्लाह खैर करे जबकि बहुएं घर आएंगी तो क्या मैं उनके साथ एटीट्यूड के साथ पेश आऊँगी, उनके साथ बदतमीज़ी करूँगी, गुस्ताखी करूँगी, या फिर मैं एक कॉन्शियस एफर्ट करूँगी कि उन बच्चियों को ऐसे ट्रीट करूँ जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को ट्रीट किया जाए जब वो अपने घर की हो या ससुराल अपने जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्यूअर्स। हम ये उम्मीद लेके बैठते हैं कि हमारी बेटी को कोई शहजादियों की तरह फूलों की तरह रखेगा, लेकिन दूसरों की बच्चियों को घर लेके आते हैं तो उनके साथ बदतमीज़ी, गुस्ताखी। और बाय द वे, जब हम तरबियत की बात करते हैं तो बाप का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बाप अपनी बेटी को कैसे ट्रीट करता है और बाप अपनी बीवी को और अपनी बहनों को कैसे ट्रीट करता है, उसके इस एटीट्यूड और इस रवैये से डिफाइन होगा कि बेटी क्या सीखेगी। क्योंकि देखें, बच्ची के जहन में अगर ये बात बैठ गई कि मैं कमतर हूँ तो वह सारी ज़िंदगी इसी तरीके से आगे लेके चलेगी। अगर बेटों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स खेलें, बाहर निकलें, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखे, तो बेटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, शायद ज़्यादा, इस दुनिया, इस मुल्क के अंदर रहते हुए। सो व्यूअर्स, मेरी आज आप सबसे रिक्वेस्ट और इल्तिजा है कि जब अपने बच्चों की तरबियत करें तो इक्वल तरबियत करें, बराबरी से अपने बच्चों को लेके चलें, और जो असूल बेटों के लिए वही असूल बेटियों के लिए हों। जब आप अपने बच्चों को घर में सिखाएंगे कि यू आर इक्वल, तो उस इक्वल वाली चीज़ उनके जहन में बैठ जाएगी और वो आगे जाके भी फिर इस इक्वालिटी को लेके चलेंगे। क्यों आजकल की बच्चियां इतनी ज़्यादा पब्लिकली इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पास कर रही हैं? क्योंकि वो तंग आ गई हैं बार बार अपने आप को कमतर बुलवा के। मैं जब यंग बच्चियों से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ यार तुम लोग तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ को पब्लिसाइज कर देते हो, अपनी हर पर्सनल चीज़ को। तो कहते हैं जब तक हमने पब्लिसाइज करना नहीं शुरू किया, जब तक हमने अपने हुकूक के लिए बोलना नहीं शुरू किया, जब तक हमने इस तरह पब्लिकली तमाशा नहीं डाला, हमारी बात ही किसी ने नहीं सुनी। सो व्यूअर्स, बराबरी का सबक अपनी तरबियत का हिस्सा बनाएं ताकि आपके बच्चे कल को आपस में पॉजिटिवली चले। और याद रखें, बेटी का भी उतना ही राइट है कि उसका ख्याल रखा जाए, उससे प्यार किया जाए, उसे लाड किया जाए। अगर भाई लाडला है तो बहन भी लाडली होनी चाहिए। ये चीज़ें हमने सिखानी है। आगे जाके जब भाई ज्यादती करते हैं बहन के साथ या उनका हक खा जाते हैं तो हम कहते हैं ये क्या हुआ, ये हमारे किए धरे का ही हम खमियाजा भुगत रहे होते हैं। सो व्यूअर्स, रिक्वेस्ट है, जब तरबियत करें अपने बच्चों की तो सबसे बड़ा लेसन उस तरबियत का होना चाहिए इक्वालिटी, अदब, पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट। वो तो हमने अपने सब बच्चों को सिखानी होती है, लेकिन उसके साथ साथ बेटों की तरबियत का हिस्सा बनाएं बच्चियों की इज़्ज़त करना, बहन की इज़्ज़त करना, माँ की इज़्ज़त करना। एंड लाइक आई सेड, बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाप अगर अपनी बीवी को यानी कि अपनी बच्चों की माँ को रिस्पेक्ट नहीं देगा तो बच्चे भी यही सीखेंगे कि औरत की औकात यही है। और हम सबको पता है कि हमारे रब ने डिफ़ाइन किया है कि औरत के पैरों तले जन्नत है। वो जन्नत इसलिए है क्योंकि वो माँ है, और अगर एक माँ को इतनी रिगार्ड हमारे रब ने दी है तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी उनको प्रॉपरली ग्रूम करके इस दुनिया का हिस्सा बनाएं। खैर, आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहोगी? आज के टॉपिक के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बिल्कुल कहा कि सिर्फ औरतों की तरबियत पे नहीं आपको फोकस करना चाहिए, मर्दों की भी करनी चाहिए, क्योंकि जब हर चीज़ में इधर इक्वालिटी है, अगर लाइक औरत मर्द के शाना बेशाना खड़ी हो सकती है, बाहर अंदर हर काम कर सकती है। आप और मैं फॉर एग्जांपल अभी बाइक पे निकलते हैं ना बाहर, सबसे ज़्यादा आवाज़ें मर्द कसेंगे, सबसे ज़्यादा बदतमीजियाँ लड़के करेंगे, और एक सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया और सेंटर ऑफ अटेंशन बना देंगे। भाई बाइक है, बंदे ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे कोई बहुत अजीब चीज़, और वही खवातीन बाइक पे पीछे बैठ के भी तो जाती ही है ना। तो अगर वो इंडिपेंडेंट होकर निकल पड़ती है कहीं, क्योंकि भाई सिंपल बात है, हर बंदा कहता है मजबूरी के तहत। भाई मजबूरी के तहत ही क्यों, एक से दूसरी जगह जाना है, अगर वो अफोर्ड करती है, बच्ची है, उसके घर वाले अफोर्ड करते हैं, उसको बाइक ले दी, उसको लाइसेंस दे दिया कि बेटा तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, नहीं तुम बसों में सफ़र करो, तुम बाइक पे जाओ, मसला क्या है? पहले औरतों की गाड़ी चलाने पे स्यापा होता था, अब बाइक के ऊपर लोग घूरियाँ मारते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है पहले से हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन आप लोग अगर घूरेंगे ख़वातीन की तरफ, जब वो बाइक चलाएंगी आपके बच्चे देखेंगे, कल को फिर आपके उन्हीं बच्चों ने आवाज़ें कसनी। बिल्कुल। और ख़वातीन को भी ख़वातीन को जज करना छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। सो आज किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं अफ़गानी चिकन। साउंड्स नाइस ना?
डजंट साउंड नाइस बिकॉज उसमें चिकन का नाम आ गया। एक्चुअली चिकन से मेरी कोई खास लड़ाई है। किसी दिन ना पोल्ट्री वालों ने आके मुझे जूते मारने और मैं कहता प्रॉब्लम क्या है जुगन कासिम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? माय प्रॉब्लम इज चिकन। नहीं, चिकन खैर एक बहुत हेल्दी मीट का ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि हमने बचपन में बड़े होते हुए ज़्यादा जो है ना घर में हर चीज़ में आलू गोश्त ये वो, फिर नई सारी चीज़ें आ गई, आलू चिकन भी आ गया, सारा कुछ आ गया। मेरा पॉइंट ये है कि हर मीट को बैलेंस में लेके चलें, मीट भी खाएं, मटन भी बच्चों का खाएं, favorite बीफ है भी खाएं। chicken। बच्चों का भी फेवरेट होता है, लेकिन बच्चों को अगेन मटन एंड बीफ ज़रूर खिलाना चाहिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फिश और सी फूड भी इनकॉर्पोरेट करते तो क्या ही बात है। और उसके साथ साथ कलेजी, गुर्दे, दिल, ये चीज़ें भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं अगर उसी वक्त फ्रेश आप इनको लेके कुक करें तो। बिल्कुल। ओके, सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें वो अफ़गानी चिकन के पेस्ट के लिए प्याज 3 अदद, धनिया 1.5 कप, लहसुन 9 से 10 जवे, अदरक 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नमक हस्बे जायका। मैरिनेशन के लिए मुर्गा गोश्त 1 किलो, नमक आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दही 2 कप, क्रीम 4 खाने के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, गर्म मसाला 1.5 खाने चाय का चम्मच, इलायची 4 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 अदद, काजू पेस्ट 4 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी हस्बे ज़रूरत। सो जो इसका मेथड है वो ये है कि सबसे पहले जो आपको पेस्ट बताया गया है वो आपने बना लेना है और इसको ब्लेंड करके अच्छे से आपने रख लेना है। जो दूसरा जो मैरिनेशन का मेथड है वो जो आपने पेस्ट बनाया है उसको आपने दही में ऐड करना है। दही में ऐड करके आपने स्पाइसेस वगैरह डालने हैं और स्पाइसेस डाल के आपने चिकन को ना बिल्कुल स्लाइड से कट्स लगाने हैं ताकि जो आपकी मैरिनेशन है वो चिकन के बिल्कुल अंदर तक जाए और काफ़ी वो फ्लेवरफुल हो। तो वो जो आपका जो पेस्ट है, दही वाला जो मिक्सचर है, आपने उसको आधा बचा लेना है। वो आपने ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस यूज़ करना है। तो वो जो बचा हुआ पेस्ट होगा आपने ऑयल में तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, ये सारे खड़े मसाले डाल के उसके अंदर आपने पेस्ट डालना है। उसको अच्छे से आपने भुनाई करनी है। अच्छे से भुनाई करने के बाद जो मैरिनेटेड चिकन है वो ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद उसमें काजू डाला जाएगा। काजू डाल के उसको तब तक पकाया जाएगा जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जैसे ऑयल सेपरेट हो जाएगा, कसूरी मेथी की गार्निशिंग कर देनी है। दैट्स इट। ऑसम, साउंड्स रियली डिलिशियस एंड यमी। इसी नोट पे व्यूअर्स कुछ और ज़रूरी काम, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरबियत का ही हिस्सा है कि हमें ये सिखाया गया है कि अपने सीनियर्स को हमने वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी है जो वो डिज़र्व करते हैं। तो दो ऐसे आज सीनियर्स की डेथ एनिवर्सरी है जिनको ट्रिब्यूट पेश करना हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। मुन्नू भाई एक बेहतरीन पोइट, राइटर, कॉलमिस्ट, जर्नलिस्ट एंड प्ले राइट थे। 1933 में आप वज़ीराबाद में पैदा हुए। आपका असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था। आप मतलब अपने जो एक मतलब ये जो इनका आपका नाम था मुन्नू भाई, इसी नाम से आप अपने कॉलम लिखा करते थे। उर्दू के अलावा पंजाबी लैंग्वेज में भी आपने पोइट्री की जो बहुत पसंद की गई। मुन्नू भाई ने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए भी, पीटीवी के लिए भी बहुत से प्लेस लिखे जैसे कि सोना चांदी, गुमशुदा, खूबसूरत, आशियाना, ऐसे एवरग्रीन प्लेस। और आप इतनी प्यारी पर्सनैलिटी थे कि कोई आपसे एक दफ़ा भी मिलता था तो आपका सारी ज़िंदगी के लिए फ़ैन हो जाता था। आपकी पर्सनैलिटी का, काम का तो हर इंसान फ़ैन था ही और आज भी है। और राइटर्स की, हमारे इन ब्रिलियंट आर्टिस्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनके काम के थ्रू वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, इसीलिए तो हम इनको लेजेंड्स बुलाते हैं। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 19 जनवरी 2018 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। लाहौर में आपकी डेथ हुई। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। दूसरी बहुत ही प्यारी और सुरीली पर्सनैलिटी जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी हैं वो हैं वर्ल्ड फेमस सिंगर महनाज बेगम साहिबा। आप एक बेहतरीन सिंगर थी। 1958 में आप पैदा हुई। सिंगिंग की बाकायदा आपने तालीम जो है अपनी मदर कुंजन बेगम से हासिल की। महनाज बेगम ने फ़िल्म, रेडियो, टीवी के लिए 2500 से ज़्यादा यानी कि 2500 से ज़्यादा गज़लें और गीत गाए। ठुमरी, ख़याल, गायकी में आपने एक्सपर्टीज़ हासिल की। आपको निगार अवार्ड्स, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे अवार्ड से नवाजा गया। 19 जनवरी 2013 को आप इस दुनिया से रुखसत हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके भी दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करेंगी जिन्होंने पता नहीं क्या एंटी एजिंग की गोली खाई हुई है कि एज ही नहीं करती और अपनी एक्चुअल एज से कम 15-20 साल आप कम लगती हैं, लेकिन आपने कभी कोई वो जो कहते हैं ना डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई मुँह की, जिसकी हम अक्सर शो पे बात भी करते हैं।
तो नेचुरल तरीके से एंटी एजिंग की तरफ कैसे जाएं और कैसे एजिंग की प्रोसेस को शुरू में ही रोक लें, ये गाइडेंस हम लेंगे एक बेहतरीन हर्बलिस्ट एंड आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से, जो हमारी बहुत ही प्यारी आप ही हैं, फरजाना मुनीर साहिबा। उनसे ब्रेक के बाद मिलते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट और लाडली फरजाना आपा हमारे साथ हैं। बहुत ही टैलेंटेड हर्बलिस्ट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमें समझा देती हैं मुस्कुराते मुस्कुराते कि ये नहीं लगता कि हमें लेक्चर पढ़ रहे हैं, लगता कि जैसे दिल में बात उतारी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आपने इतना खूबसूरत मेरे इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा आप जान, एक बात, आज हम बात करें तरबियत की। आई एम ऑल्सो अ मदर, यू आर ऑल्सो अ मदर माशाल्लाह, और आपके बच्चे अब उस स्टेज में अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली लेके बढ़ रहे हैं, और वो तभी इंसान कर सकता है जब इंसान की तालीम और तरबियत दोनों अच्छे बैलेंस के साथ की हो। तो मुझे ये बताइए कि हम आज बात करेंगे तरबियत की आगे जाके, एंड बीइंग अ मदर योरसेल्फ माशाल्लाह, 2 बेटे 1 बेटी एंड देन ग्रैंड चिल्ड्रन एज वेल, मुझे गाइड करें कि आपकी नज़र में क्या बेटियों की ही तरबियत इंपॉर्टेंस रखती है या बेटों की तरबियत भी इम्पॉर्टेंट है, और उन बेटों की तरबियत में आपने क्या चीज़ें की अपने बेटों की तरबियत में? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग समझते हैं कि नहीं सिर्फ बेटी की तरबियत कर दें और बेटों को इतना नहीं कि नहीं जी इन्होंने घर में रहना, नौकरी करनी है तो घर में रहना। नहीं, मैं कहती हूँ जितनी बेटी के लिए ज़रूरी है तरबियत करना, उससे कहीं ज़्यादा आपका बेटे के लिए तरबियत करना ज़रूरी है, इसलिए कि उसने आपके ख़ानदान को लेके आगे चलना होता है। अगर आपका बेटा एक अच्छा बेटा साबित हो जाए और बन जाए तो अच्छा शौहर भी बनेगा और अच्छा बाप भी बनेगा। सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि हमारे बच्चा जो उनसे है वो पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, उसकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। अब शुरू से ही जब बच्चा छोटा सा होता है उस वक़्त से ही उसको ये चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं। जिन्हें बेटों ने काम नहीं करना, मैंने ऐसे कभी नहीं किया था। मैं हमेशा बच्चों को, बेटों को, अगर बेटी को मैंने कहा कि तुमने टेबल सजानी है तो मैंने बेटे को भी कहा तुमने टेबल सजानी है। अगर मैंने बेटी को कहा कि मुझे उठ के पानी पिलाओ तो मैंने बेटों से भी कहा कि तुम भी मुझे उठ के पानी पिलाओ। मतलब फ़र्क नहीं मैंने उनमें दोनों में करने दिया। और इस तरह ये होता है कि जब उनकी शादियां होती हैं तो वो किसी चीज़ पे अपना बोझ नहीं समझते। बीवियां जो उनसे अब जब आती हैं या बच्चे अपने बच्चों की तरबियत वो करते हैं तो उसी लेवल के उसी तरीके से करते हैं। तो एक अच्छा शौहर, एक अच्छा मतलब बाप और एक अच्छा बेटा बनता है। दूसरा है पढ़ाई में जब आप देखते हैं तो आपा वही वाली बात है ना, जब हम फ़र्क करेंगे बच्चों में तो आगे जाके वो भी फ़र्क करेगा, वो भी कहेगा कि मैं मर्द हूँ। एक तो ये जो लाइन है, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ का मतलब है कि मुझे आपने रिस्पेक्ट भी देनी है, आपने मुझसे डरना भी है, आपने मेरी सारे काम भी करने हैं। आई एम सॉरी, मर्द हैं तो फिर मर्दों की तरह चीज़ों को हैंडल करें, औरत हैं तो औरतों की तरह करें। और मर्द और औरत में आजकल के ज़माने में कहाँ फ़र्क रहा है? कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती जो मर्द कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। सबसे बड़े हमारे मुल्क, हमारी दुनिया के जो शेफ्स हैं वो मर्द हैं, लेकिन आप ये देखें कि आज भी यही कहा जाता है खाना पकाना औरत का काम है। शो पे खबर, आपको पता है आपा, ऐसे ऐसे गेस्ट आते हैं कि हम किचन में हमको बात हो रही हो तो बातों बातों में कहेंगे अब जैसे कि ये बच्ची खाना पका रही है तो बच्चियों को खाना पकाना तो आना चाहिए। मैं कहती हूँ जी वो शेफ़ हैं, वो पढ़ लिख के इस लेवल पे पहुँची हैं। हम बच्चियों को क्योंकि अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इसलिए हम शो पे ज़्यादा बच्चियों को फोकस में रखते हैं अपने शेफ़ वाले सेगमेंट में कि हम शेफ़्स को डिफ़ाइन करें। उस बात को भी ऐसे लिया जाता है कि बच्चियों का काम है खाना पकाना, बंदे का नहीं। नहीं, ये बहुत गलत है। हम अपने अगर मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना तो हमारे हुज़ूर पाक ने भी अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मर्द और औरत को इक्वल कहा है। अगर औरत घर में काम करती थी तो मर्द बाहर काम करता था। दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, अगर गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाएगा तो वो गाड़ी नहीं चल सकेगी। इसलिए दोनों को बराबर हम रखते हुए दोनों बराबर तरीके से चले। अगर मिसाल के तौर पे कहते जी घर संभालना, अगर घर संभाला है तो औरत ने पूरे तरीके से घर संभाला है तो मर्द की जिम्मेदारी है बाहर से कमा के लेके आता है। तो घर में इतने खुशगवार माहौल पैदा करे कि बीवी को भी लगे कि ये एक घर है, एक जन्नत है, और बच्चों को भी लगे कि ये हम जन्नत में एक खूबसूरत माहौल में रह रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जन्नत और अच्छे माहौल की बात करें तो औरत के लिए ज़िंदगी जो है वो
ये वाली ज़िंदगी ही जन्नत बन जाती है जब उसको ये कहा जाता है कि हाय अरे जवान बच्चे लगता तो नहीं है, कितनी यंग हो, मैं तो समझी आप मतलब बेटे की या बेटी की बहन हो। और जेन्युइनली जैसे कि आप भी ऐसे नहीं लगता कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ये मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन वाली बात लगती नहीं है, बट माशाल्लाह से है। बीइंग समवन जो इतनी यंग लगती है, मैंने इसीलिए आपसे लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था आप प्लीज़ कुछ टिप्स शेयर करें जो डेंटिंग पेंटिंग सुइयाँ खोबने वाली टिप्स नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक तो एंटी एजिंग का काम हमने शुरू कब करना है, किस उम्र से शुरू करना है? आप जो और ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए कोई चीज़ स्पेशली लड़के या लड़की के लिए होगी तो आप बता देंगी, अदरवाइज ये एक जनरल हम टिप्स दे रहे हैं एंटी एजिंग की। जी, आप 30 से अबव होते हैं, 30 और 40 के दरमियान में आप ये चीज़ें शुरू कर दें, क्योंकि 40 के बाद आपकी जो एज होती है वो चेहरे पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अगर आप उसी वक्त इसको पकड़ लेंगे तो आप एक लंबे अरसे तक उसको कंट्रोल में रखेंगे। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि टूट फूट रही होती हैं, सेल्स टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, एंटी एजिंग के सेल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब उनको हमने ग्रोथ कैसे करना है, वो हमने अपने खुराक के ज़रिए करना है। ऊपर की जो जल्द हमारी होती है ना, पहले हम अंदर अब ठीक करेंगे, वो पार्ट 2 है। पहले हम अंदर देखेंगे कि हमें अंदर हमारी जो टूट फूट हो रही है उसके लिए हमें क्या चाहिए और हमने कैसे उसको रीबिल्ड करना है। क्योंकि आप एक बहुत आजकल ना बायोटिन ले लें, मल्टीविटामिन ले लें, विटामिन सी के भी कैप्सूल ले लें। अब बिल्कुल अगर आपको कोई कमी है आप ज़रूर लें, लेकिन मुझे ये चीज़ हैरान करती है कि डॉक्टर जब नुस्खा देता है कि ये चीज़ों की कमी है आपने लेनी है, तो विटामिन डी डेली लेनी है आपने, विटामिन सी भी लेनी है आपने, आयरन की भी गोली खानी है, साथ में आपने मल्टीविटामिन भी लेनी है, बायोटिन भी तो 10-10 गोलियां दिन की कौन खाए इसका और अफोर्ड कौन करे? हाँ, एक बोतल डिब्बी जो आती है मल्टीविटामिन की सस्ती से सस्ती 1500 से शुरू होती है और 20-20 हज़ार पे चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बाहर से मंगाओ तो। हाँ, तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें और जूस पिया करें। जूस बहुत महंगा ना करें कि इतने इतने महंगे फ्रूट्स ले लें। जूस आपने किसका लेना है, एक खीरा, एक सेब, एक गाजर और एक चुकंदर, बस। ABC में आपने खीरा ऐड कर देना है। हाँ, उसमें ABC जूस जो होता है ABC उसमें जूस आपने में खीरा ऐड कर देना है और इसका सुबह हर रोज़ 1 गिलास जूस पीना है। इसमें आपकी इतनी अच्छी स्किन अच्छी हो जाती है, आपके जो मिनरल्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, आपकी जो खून की कमी होती है, चुकंदर खून पैदा करता है, उससे आपके खून की कमी पूरी हो जाती है और आपके जो मिनरल्स वो जो वेयर एंड टेयर हो रही है, जो भी कुछ अंदर टूट फूट हो रही होती है, उससे बहुत जल्दी हमारा कवर होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कहते हैं देसी घी नहीं खाना चाहिए, मैं कहती हूँ कि नहीं, खजाना है तो अल्लाह का तोहफा है हमारे लिए। दूध, देसी घी ये अपनी ज़िंदगी में आप आखिरी दम तक रखें। लेकिन आप हर बंदे के पेट को सूट नहीं करता दूध। जैसे कि मैं अगर एक गिलास दूध पी, मैं चाय पी लूँ तो ठीक हूँ, अगर मैंने गिलास पी लिया दूध का या एक बोल आइसक्रीम का खा लिया तो मेरा पेट चल जाता है। उसका तरीका ये होता है कि आप दूध के अंदर थोड़ी सी सौंफ और छोटी इलायची को डाल के उसको बॉईल कर लें और वो दूध रख लें। वो दूध आप पिएंगे ना, आपका पेट कभी ख़राब नहीं होगा। ओके, आई विल ट्राई दिस। हाँ, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने कहा हुआ कि तुम रात को 1 चुटकी हल्दी डाल के दूध का गिलास पिया करो। बहुत ज़रूरी। अब मसला ये है कि दूध का गिलास पी तो लिया, आप सोए 1.5 घंटे बाद आप बाथरूम में और फिर आपकी रात सारी वॉशरूम में गुजरनी है, ये भी तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मैं ट्राई करूंगी। सौंफ और छोटी इलायची, सौंफ और छोटी इलायची और उसी में हल्दी की 1 चुटकी डाल के दूध को बॉईल करके और उसको 2-3-4 उबाले आ गए तो वो पुन के आप पी लें। आप देखेंगे आपका स्टमक जो सौंफ हमेशा स्टमक को मजबूत करता है, सेटल करता है। ठीक है, ये बहुत तो हमने दूध को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है और साथ में वेजिटेबल्स होते हैं जैसे विटामिन सी। आपने अब इतनी आसान तरीका है हमारे पास बस विटामिन सी लेने का कि हम किन्नू, माल्टे, मौसमियाँ इतने सस्ते होते हैं, ये लें, ये खाएं। अगर इनका मौसम नहीं है तो आंवला बेहतरीन सोर्सेज है विटामिन सी का, और हम लोग नहीं खाते। नहीं, आप उसका मुरब्बा खा लें, कड़वा लगता है। मुरब्बे का तरीका बताएं। मुरब्बे आजकल कहाँ किसी को पता है। मुरब्बे तो मामा की जनरेशन के लोग खाते थे और कुछ हद तक मेरी जनरेशन के। ये नई जनरेशन मुरब्बे का नाम ही नहीं सुना, उनको पता ही नहीं है कि क्या है और खाने का तरीका क्या है। आंवले का मुरब्बा के कड़वा ना हो।
कड़वा उसका बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि हर मुरब्बा ऐसी तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरीका सारे होता है, बनते हैं। सारे ऐसे ही बनते हैं कि आप आमला लें, उसको अच्छी तरह धो के साफ खुशक कर लें, पानी नहीं होना चाहिए उसका, कतरा भी पानी का नहीं हो, कर लें और उसके ऊपर कांटे के साथ उसको सुराख कर लें और उसके अंदर चीनी डाल के ओवर द नाइट रख दें। जब रात पड़ा रहेगा तो वो जो चीनी है और आंवला है ये दोनों चीज़ें अपना पानी छोड़ देंगे, रच बस जाएंगे, पानी छोड़ देंगे। उसी पानी में आपने हल्की आंच पे उसको पका लेना। जब वो हल्का सा पक जाए और गल जाए तो आपने उसमें चाहे बादाम डालें, कुछ भी डालें, मर्ज़ी है आपकी, डालने वो मुरब्बा से टाइप बन जाता है, वो ख़राब भी नहीं होता और वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब खाना कैसे है मुरब्बा? और खाना आपसे है कि जो आंवले का मुरब्बा होता है उसको हमेशा धो के खाएं, क्योंकि उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है और चीनी को हम आजकल अवॉइड करते हैं कि ना हो। उसको धो के तो आप सिंपली खा लें, कोई ऐसा मसला खा लें, उसके बाद एक नहीं, बट खाली पेट खाएं, निहार मुंह खाएं खाने के बाद? अच्छा, देखिए ना, हर चीज़ का एक तरीका होता है। ये जो मुरब्बे होते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी वक्त भी खा लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा ये बताइए कि कुछ ऐसी बच्चियां भी होती हैं जो 22-23 साल की उम्र पे उनके मुंह पे बहुत झुर्रियाँ आ जाती हैं। ये भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैं रिसेंटली देख रही थी। कुछ दिन पहले मैं अपनी दोस्त की बेटी से मिली तो आई, मुझे गले लगी, पीछे हुई है, तो आपा सीरियसली आंखों के नीचे ऐसी लाइनें कि मैंने 70-80 ईयर ओल्ड खवातीन की आंखों के नीचे ऐसी रिंकल्स नहीं देखी। पूरी आंखों के नीचे रिंकल्स और मुंह भी लटका हुआ था। ये क्यों होता है? ये इतने यंग बच्चों में? हाँ, आजकल रात नींद पूरी नहीं करते अपने बच्चे। हमारे आजकल की जनरेशन सारी रात जागे रहेंगे, सारा दिन सोएंगे। एक जो अल्लाह का निज़ाम है ना, अगर हम उसके ख़िलाफ़ चलेंगे तो हमारी सेहत पे, हर चीज़ पे असर तो पड़ेगा ही। हम अपनी नींद रात को पूरी नहीं करते, दिन में पूरी करने की कोशिश करते हैं, उससे हमारे ये आंखों के गिर्द जो हल्के पड़ते हैं ये पड़ जाते हैं। और जो स्किन होती है ना, ये अगर आपके हार्मोन्स अनबैलेंस्ड है ना तो भी आपकी जो स्किन है वो लटक जाती है। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, PCOS बहुत कॉमन हो गया। हर बंदा कहता है कि यार ये क्या एक नई चीज़ आ गई है। इसको भी अगर आप इस पर रिसर्च करें तो 90% इसका ताल्लुक आपकी खुराक से। बिल्कुल, जब आप गलत खाने का इंटेक करते हैं, आपका निज़ाम हज़म आपके ख़िलाफ़ लड़ पड़ता है और फिर आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों को इफ़ेक्ट करता है। और इस केस में आपकी ओवरीज़ के ऊपर सिस्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं, जो थैलियाँ जैसी बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है और हज़ार और मसले। सो ये जो हम आपको एंटी एजिंग टिप्स बता रहे हैं, ये एंटी एजिंग टिप्स एक्चुअली आपकी फॉर विमेन स्पेशली आपकी फ्यूचर कंसेप्शन के लिए, आपकी ओल्ड एज के लिए बहुत एक बेनिफिशियल चीज़ रहेगी। क्या फ़ायदा कि 30-40 साल की उम्र तक भाग दौड़ रहे थे, 40 साल की उम्र के बाद गिट्टे गोडों में इतनी दर्द हो रही है कि हिला जुला नहीं जा रहा। चेहरा आप चाहे कितना भी डेंटिंग पेंटिंग से ठीक करा ले, जिस्म तो बोल रहा है कि मैं तकलीफ़ में हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ चीज़ें आपको बनानी भी सिखाएंगे। एक पाउडर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पड़ा हुआ है, मैंने उससे रिलेटेड भी बात करनी है आपसे आपा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्यारी सी हमारी आपा जान हमारे साथ है। अच्छा आपा, आपने बात की हार्मोन्स की, तो ब्रेक में ही मैसेज आ गया कि भाई हार्मोन्स को सीधा कैसे करें, एंटी एजिंग की तरफ निकल गई, हार्मोन छोड़ दिया। आपा, जो PCOS और जिनके हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे हैं, बहुत सी बच्चियों में एस्ट्रोजन बन ही नहीं रहा होता, प्रोजेस्टेरोन बन ही नहीं रहा होता। कंसीव करने के लिए जाएँ तो डॉक्टर कहता है 0 चांस है बच्चा होने का। पहले आते तो शायद हम इलाज कर लेते, लेकिन पहले कौन चेकअप कराता है? बिल्कुल, ये चीज़ है। इसका एक देसी टोटका है और जिस चीज़ को भी मैंने बताया और उसने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको शफा हुई। और बहुत ही आसान, मेथी दाना और कलौंजी, बस ये 2 चीज़ें। मेथी दाना और कलौंजी करना क्या है? 2 हिस्से आपने मेथी दाने के लेने और 1 हिस्सा कलौंजी के। मेथी दाने जिनको हम मेथरे भी कहते हैं? नहीं, वो कुछ और है। मेथरे होते हैं थोड़े बड़े, ठीक है। मेथी दाना होता है थोड़ा छोटा और गोल्डन ज़्यादा होता है। ठीक है, मेथी दाना लेना, मेथरे नहीं लेने। ठीक है। मेथरे की तासीर और होती है, मेथी दाने की और होती है, इसीलिए मैंने कहा। हाँ, दोनों में फ़र्क होता है। अगर हमने 2 टेबलस्पून मेथी दाने के लिए हैं तो 1 टेबलस्पून हमने कलौंजी का लेना। ठीक है। अब हमने इनको इस रेशो से आप
इसको बना के एक शीशी में मैं लेकर नहीं आई, मुझे याद नहीं रहा, तो उसको रख लें, शीशी में बना के रख लें। और 1 टीस्पून, जैसे ये 1 चम्मच है, ये 1 टीस्पून भर के खौलते हुए पानी में रात को भिगो दें, सुबह आप पुन के वो पी लें, बस। पुन के पीना है पुन के पीना। और बहुत अच्छा है। अगर आप इतनी तरद्दुत नहीं कर सकते, किस एज से किस एज के बच्चियों के लिए सूटेबल है? ये आप 16 साल से लेके आखिरी उम्र तक, मैं भी लेती हूँ आजकल। ओह वाह, ओके। और ये कोई सीजनल चीज़ है या पूरा साल है? नहीं, पंसारी दुकान से कभी भी आपको मिल जाता है। नहीं, बट ये सारा साल यूज़ करना है या वंस इन अ वाइल, या सिर्फ सर्दियों में या सिर्फ गर्मियों में? नहीं, ये आपने यूज़ करते रहे, 3 महीने कर लें, 2 महीने छोड़ दें, 3 महीने कर लें, 2 महीने छोड़ दें। ये सिर्फ हार्मोन्स के लिए नहीं, ये आपकी इंटरनल जो एक ग्रोथ होती है उसमें भी बहुत आगे गोटे गिड्डे रह जाते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी बीमारियों का इलाज तो है। आप बताएं इसकी तासीर क्या है, गर्म या ठंडी? ये मोतदिल होता है। मोतदिल होता है। हाँ, कलौंजी गर्म होती है, मेथी दाना भी मोतदिल होता है। इन दोनों को जब मिक्स क्योंकि करेंगे, ये खुद भी बैलेंस्ड है तो ये आपको अंदर से भी बैलेंस कर देता है। और कलौंजी का तो कुरान पाक में भी है कि ये 100 बीमारियों के सिवाय मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। और मेथी दाना तो ये हार्मोन्स का बेहतरीन इलाज होता है। हमें ये वाली ग्लोइंग स्किन चाहिए, मैं उसका राज हमें चाहिए। हाँ जी, खा पी लिया, खुराक अच्छी ले ली, मल्टीविटामिन कर ली अपने, और टेस्ट वगैरह सारे कराएं। क्योंकि व्यूअर्स, एक चीज़, अक्सर लोगों को एक्नी के इश्यूज़, PCOS, इस किस्म के मामला चल रहे होते हैं। घर वाले जो कहते हैं बॉदर नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली अभी कंसीव करने का टाइम नहीं आया होता या एज नहीं आई हुई होती। अक्सर बच्चियां पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाती हैं बेबी कंसीव करने के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान। उस वक्त तक जो भी मामलात और मसाइल होते हैं वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं। सो राइट टाइम पे अगर बच्चियों की स्किन ख़राब है और ठीक ही नहीं हो रही और पीप वाले दाने और खड्डे पड़ रहे हैं, तो आपा बेहतर है कि आप राइट टाइम पे उसका इलाज करें। तो ये ज़्यादातर हार्मोनल होते हैं। हार्मोन्स बैलेंस में आ गए तो उसके बाद आप ऊपर जो भी लगाएंगे उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। बिल्कुल ये चीज़। सो लगाने में, अच्छा, लगाने में आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि आप दिन में 2-3 दफ़ा सादे पानी से मुँह धोते। रात को आपने बेसन के अंदर दूध मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लेना, डेली उससे हाथ धोना। आपने मुंह धोना है, हाथ भी धोना है, गर्दन भी धोनी है, जो भी। ये नहीं आपने सिर्फ मुंह धो लिया, गर्दन काली रह गई, चेहरा साफ़ हो गया, हाथ मुंह गर्दन सब अच्छे से बेसन के साथ उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स करके उससे आपने धोना है। आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी, ग्लो करती और ये है। एक नेचुरल स्क्रब हो जाएगा, स्क्रब हो जाता है। और हल्के हाथों आपने उसको मलना है। और जिस वक्त आपने मलना है उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने स्किन को ना इस तरीके से लेके जाना है, यहाँ से यूँ लेके जाना है, चाहे यूँ कर लें इस तरह, और गर्दन को हमने यूँ ऊपर की तरफ जब हम इसको मसाज करेंगे ना, चाहे यहाँ पे है ऊपर की तरफ करेंगे ना मसाज, तो ये हमारी स्किन ऊपर ये जो हमारी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ये आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाती हैं। बिकॉज ऑब्वियसली मसले खींचेंगे तो वो लटक जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक एंटी एजिंग है कि जैसे ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये अंडा, इसको हमने सिर्फ इसकी लेनी है जर्दी, सफ़ेदी, वाइट। अच्छा, मैंने सुना है कि वाइट जो है इसकी सफ़ेदी है आपको ऐसी शक्ल वो वाली आपका फेस कर देती है जो आजकल कोरियन ग्लास फेशियल नहीं चल रहा, बड़ा आजकल इन हुआ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बट लगाने की नहीं समझ आती कि कैसे लगाएं। मैं आपको बताती हूँ, इसका हमने इसमें से ये निकाल लेना है। हमने निकाल दिया, ठीक है, ये सारा निकाल दिया। अब इसके अंदर हमने 2 चुटकियाँ काली मिर्च की डालनी है। काली मिर्च? काली मिर्च पिंपल्स के लिए बेहतरीन इलाज है। जिंदगी में पहली दफ़ा सुन रही और इतने शोज कर लिए हैं। बेहतरीन इलाज है काली मिर्च पिंपल्स का। गौहर को पता, तो मैं उसको मानते नहीं है बच्चे ना, लेकिन मैं जिसको भी होना अपनी फ्रेंड्स का, काली मिर्च पानी के अंदर मिक्स करके आप सिंपल काली मिर्च पीसी हुई पानी में मिक्स करके पिंपल्स के ऊपर लगा दें, शाम तक पिंपल बैठ जाता है आपका। ये तो बहुत ही अमेजिंग हल है, क्योंकि
बहुत सी लोगों को ये भी इशू होता है कि वो जब टाइम ऑफ द मंथ आने वाला होता है तो उस वक्त भी लोगों की स्किन ख़राब हो जाती है, तो वो 2-4 दिन दाने शाने निकले तो समझ और नहीं ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अंडे की सफ़ेदी, 2 चुटकियाँ काली मिर्च और 2 चुटकियाँ हमने इसमें हल्दी लेनी है और इसको हमने अच्छे से, और प्लीज़ ओरिजिनल हल्दी लीजिएगा, जो मार्केट में हाँ, डब्बों में नहीं। मिलती है ना, उस हल्दी का सबसे बड़ा खुद इशू है कि वो पिसवाई। निरा रंग होता है। ये खुद पिसवाई भी है मैंने, खुद पिसवाई भी है। सारी ये से। काली मिर्च भी मैंने खुद पिसवाई भी है, ये भी खुद और पिसवाई आजकल भी तो है। फ्रेश अदरक आया हुआ है, लाएं बिल्कुल। उसे खुद सुखाएं और और ग्राइंड इस तरह करवाएं। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये देखिए, इसको ये अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाती है, ये देखें, इसको हमने ऐसे लगा लेना, सारे पूरे चेहरे पे इसको हमने लगा लेना और इसको खुशक होने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लोग लगा के ना तो अब बैठ जाते हैं। चीज़ को लगा, ये जैसे ये एंटी एजिंग चीज़ें, जब से लगा के आपने बैठना नहीं, आपने लेट जाना है और तकिया नहीं लेना, स्ट्रेट लेटना है और आपने तकिया नहीं लेना, बिल्कुल स्ट्रेट लेना है। आपकी ऑटोमेटिक जो स्किन है ना वो पीछे को खिंच जाती है। ठीक है। और जिस वक्त ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना तो बिल्कुल ऐसे आपकी स्किन लगेगी जैसे बहुत खिंची हुई होती है। और फिर आपने इसको सादे पानी के साथ इसको वॉश कर लेना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अमेजिंग। अच्छा, इससे स्मेल तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब वो तो ना अंडे की स्मेल दिमाग को चढ़ती है। नहीं नहीं, सूंघूंगी मैं, सूंघूंगी। आपसे तो खुशबुएं आ रही हैं। एक तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है ना, गलत बंदे को चेक करें जिससे वैसे ही इतनी खुशबुएं आती हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि अच्छा नहीं, इसके ये नहीं हो आती। गया। अच्छा। उसके साथ साथ ये एक मेरा वो जो आप पाउडर एक है। पाउडर लाई थी, हाँ। वाइट ढक्कन वाला, ये जो सा है ना, बताएं। ये अच्छा, मेरा- मैं एक बात जो आपा की मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको क्या कहा, व्यूअर्स के हमेशा हमें बेस्ट गाइडेंस देती हैं। बोतल वो लेके आई हैं जो ऑलरेडी किसी चीज़ की थी, वो ख़त्म, उसको वो चीज़ मुकम्मल हो गई, ख़त्म हो गई, उसको वॉश करके ड्राई करके उसको रीयूज़ किया। खुदा का वास्ता है, घर में इतनी हम लोग चीज़ें लेके आते हैं, जैम जूम की बोतलें वगैरह, उनको इस तरह रीयूज़ किया करें, फेंका ना करें। ज़ाया करने वाली बात है और स्टोरेज के लिए बेहतरीन ऑप्शन बेहतरीन, होता मैं है। तो इसी तरह करती हूँ। और मैं तो बाथरूम में बहुत सी ऐसी बॉटल्स पड़ी हुई हैं जो हाँ, मिक्स की हुई, ये चीज़ें। फेस स्क्रब के तौर पे, ये देखो। थोड़ा सा वो सीरम टाइप चीज़ बना ली तो इस तरह की इसमें रख दिया। ये अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। एक चीज़ सीरम से मुझे याद आया, सीरम चेहरे के लिए बेहतरीन होता है। आपने ग्लिसरीन, अर्के गुलाब, नींबू और एलोवेरा जेल, ठीक है, इसको लेकर और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका शीशे पुन में लें डालें। और उस शीशे में, स्प्रे वाली शीशे में डालें। दिन में एक दफ़ा मुँह हाथ धोया, स्प्रे कर दे, जब वो खुश हो गया तो आप, ये सन ब्लॉक भी है और सीरम भी है, बेहतरीन स्किन। एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन, वेजलिन नहीं, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन नहीं, वो तो नहीं यूज़ करनी, वो तो बहुत थिक होती है। हाँ। तो ग्लिसरीन हो गई हमारा, अलके गुलाब, एलोवेरा जेल हो गई, गुलाब का अर्के अरक, गुलाब, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, नींबू का जूस। और नींबू के कुछ, अगर सूट नहीं करता नींबू तो वो आप छोड़ दें, वो निकाल दें। कोई अच्छा एसेंशियल ऑयल की 1-2 कतरे डाल दें ताकि उसकी स्मेल अच्छी हो जाए। इससे आपका ऑयल कंट्रोल में भी आएगा, कंट्रोल में आएगा और आपके एंटी एजिंग भी है और आपका जो स्किन ग्लो करता है। हाँ जी, बहुत। आप ये स्किन हो जाती है, खुश्की हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं चेहरे पे, ये नहीं होता। सन ब्लॉक बहुत अच्छी ये है, एक किस्म का। अच्छा, आप बताइए पाउडर का बताएंगे? मतलब ये पाउडर में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। ये लाइफ सेविंग है और ये मुझे तकरीबन इस्तेमाल करते हुए 3-4 साल हो गए। हफ्ते में 2 दफ़ा करना हो। अच्छा, इसमें मैं आपको बता, चावल का आटा, जौ का आटा, ये अगर हमने एक मिसाल के तौर पे हमने ये 1 कप चावल का आटा लिया, 1 कप हमने जौ का आटा लिया, जो बाकी चीज़ें हैं ना वो हम 50-50 ग्राम लेंगे, जो मैं अब आपको बताऊंगी। जौ और चावल का आटा ये हमने 1 कप ले लिया और बाकी चीज़ें जो अपने 50-50 ग्राम लेनी है। बादाम, इसका पाउडर बना लेना बारीक सा। जायफल जो हम खुशबू के लिए डालते हैं उसका हमने बारीक सा पाउडर बना लेना है। मुलट्ठी, इसका हमने बारीक सा पाउडर बना लेना है। अलसी का हमने बारीक सा पाउडर बना लेना है। अंडों के छिलके, बेहतरीन, इसमें कैल्शियम होती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉन लिक्विड फॉर्म अगर चाहिए तो ये बेस्ट है, बेस्ट है, वरना तो हर चीज़ लिक्विड में मिलता है ना कैल्शियम। हाँ, अंडों के छिलकों को आप जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, अंडा 1 तोड़ा खा लिया, उसको धो के छिलका रख दिया, छिलके को धो के
अंदर से भी और बाहर से अंदर भी। ना उसके वो छोटी सी एक फिल्म जैसी आ जाती है, वो भी आप उतार लें उतार बीच में लें। से। और प्योर शेल को उसमें ना हाँ। स्मेल आती है, ना ही कोई और होता कुछ भी नहीं होता, उसको आप रख लें। जब आपके पास ज़्यादा सारे अंडों के छिलके जमा हो जाएं तो वो आप उनको ग्राइंड कर लें, पीस लें, तो वो पाउडर बन जाता है। ये 50 ग्राम लेना है आप, ठीक है। ये चीज़ें। और आपने लेनी है इसमें छोटी इलायची, ये भी 50 ग्राम लेनी है। इन चीज़ों को आपने अच्छे से सबको ये इस पाउडर में मिक्स करके तो आपने रख लेना। अब इसको खाना कैसे? खाना नहीं है इसको, हमने, मैं आपको बता ये लगाना है? लगाना है। अमेजिंग, ओके। ये जैसे हमने, ये देखे मैं लेकर आई हुई हूँ दही, और दही सिंपली हर बंदे के घर में होता है। बाय द वे प्लीज फ्रेश दही डाला करें, मतलब अपने घर में बनाया करें। इतना इजी है दही को जमाना। बहुत मैं तो एक घर में दफा हमने घर में जमाई, उसके बाद हम लोग बाहर से मंगाते ही नहीं है दही, बिकॉज इट्स द बिल्कुल। इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू। ये इतना हमने इसमें दही लिया, हमने यहीं से चम्मच में लेते, एक ये वाला पाउडर मैंने इसमें डाला हुआ, ये एक ही चीज़ है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, इसमें चीनी भी ऐड करनी है। चीनी, चीनी, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने तकरीबन इतना हमने पाउडर लिया, 2 चम्मच हमने दही के लिए, 1 चम्मच हमने इस पाउडर का लिया, इसको मिक्स किया। इसमें हमने चंद कतरे सिरके के डालने, लेकिन वाइट सिंथेटिक सिरका, राइट? हाँ, ये वाला वाइट जो सिंपल होता है ना, ये हमने ये चंद कतरे, ब्राइटनिंग के बड़े काम आता है, बस स्किन पे निशान वगैरह। फ्यू ड्रॉप्स ही डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये मैंने दिखा दिया, इतना से हमने डालना है। और इसको अच्छे से हमने, आप इसकी जगह नींबू डाल सकते हैं या सिरका ही डालना है? नहीं, नींबू भी डाल सकते हैं। अगर आपको सिरका सूट नहीं करता तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू को भी इतने ही तादाद में। हाँ जी। ये तो पेस्ट बन गया, पेस्ट बन गया। हाँ। और इसको आपने आधा पौना घंटा से चेहरे पे लगाए रखना। जिस वक्त ये ड्राई हो जाएगा, आप अब स्किन को धोएं। आप पहले ही एक दफ़ा लगाएंगे तो आप कहेंगे वाह कमाल हो गया। इट स्मेल्स अमेजिंग। ये ज़रा सूंघो, ये ज़रा सूंघो इधर। मैंने कहा ज़रा हम अपनी शेफ़ को, होता ना कि बंदा, बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है। अब सोचो कि ये हम फेस एंड नेक पे अगर लगा के आधा घंटा रिलैक्स कर लें तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी कि स्मेल बड़ी रिलैक्सिंग है। और लोग कहते हैं कि 90% एंटी एजिंग इज रिमूविंग स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ। हाँ, तो बहुत मज़े का है। मज़े का है ना। हाथ पाँव पे लगा सकते हैं? बिल्कुल, हाथ में तो यहाँ तक हाथों पे लगाओ, पाँव पे लगाओ, चेहरे पे, गर्दन पे लगा के अब आधे घंटे के लिए सुकून करें, लेट जाए, सुकून करें। उसके बाद आप सारा वॉश कर फिर निकलें, जितने मर्जी बच्चों को चुपेड़े चुपेड़े लगानी है लगाएं, लेकिन उससे पहले ये लगा लें। तो अब फाइनली आपकी एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूह के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टिप्स हैं? आपने एक्सटर्नल भी बता दिया, आपने खाने का भी बता दिया, लेकिन एक तीसरा एलिमेंट भी होता है एंटी एजिंग का, वो है हमारा सोल। सोल के लिए क्या कहेंगे आप? वो तो बहुत ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें सब एक तरफ रही, वो बहुत ज़रूरी है। रूह का सुकून, रूह का सुकून। रूह का सुकून आपको उस वक्त आता है जब दूसरों को आप सुकून पहुंचाएंगे। दूसरों को अगर आप तकलीफ़ पहुंचाएंगे, आपको कभी सुकून नहीं आएगा। चाहे वो आप बातों में, चाहे किसी को हर्ट करके, चाहे आप एक दफ़ा किसी को हर्ट करेंगे ना, घर आके आप ज़रूर सोचेंगे हाय मैंने उसको हर्ट किया था, उसने मुझे यूँ कहा था, मैंने यूँ किया था। आप ज़रूर इसको रिकॉल करेंगे। आपके दिमाग पे स्ट्रेस होगा, वो जो स्ट्रेस होगा आपकी शक्ल पे, आपकी बॉडी पे ज़रूर आएगा। अगर आप उसको माफ़ कर देंगे, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है इसके मतलब, दरगुजर कर दिया, माफ़ कर दिया, पुरसुकून हो जाएंगे। अल्लाह पे, अल्लाह है ना सब कुछ करने वाला, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी अपने ऊपर टेंशन लेने की। और कितनी अच्छी बात है कि आप अल्लाह मियाँ पे हिसाब किताब छोड़ दें। फिर अल्लाह मियाँ देखेंगे और वो बंदा देखेगा। आप, वही वाली बात है ना जो हम करते हैं। व्यूअर्स, ये बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे जिसकी जो हरकतें या करतूत होती हैं वो उनके मुंह पे आ जाती हैं। बिल्कुल। अपने आप को अगर अपने सोल को ईजी कर देंगे, टेंशनें, लोग चले टेंशनें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कम से कम एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड तो ना करें ना, लोगों से गिले शिकवे, स्यापे, फड्डे, लड़ाइयाँ। उस पॉजिटिविटी से भी एक एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। और जब भी आप किसी स्ट्रेस में हो, अभी जब मैं आ रही थी थोड़ा सा रास्ते में बहुत रश था तो मुझे लग रहा था मैं लेट हो जाऊंगी, मैंने स्ट्रेस लेने की बजाय दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। क्या बात है। और जैसे ही मैं पढ़ती जाऊँ और मेरा मतलब मुझे लगता था मेरे रास्ते खुलते जाएंगे, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, और खुल भी गए और टाइम पे पहुंच भी गए। मुझे हो जाता है कि नहीं मैं अब सही हूँ। एंड वही चीज़ है ना व्यूअर्स, अल्टीमेटली एंटी एजिंग सिर्फ डेंटिंग, पेंटिंग और चीज़ें लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। सोल, बॉडी, खुराक वगैरह एंड ऑफ कोर्स ऊपर लगाना, ये सब चीज़ें जब आप कंबाइन करेंगे
वैसे तो सच्ची बात है, सोल और खाना पीना अपना सेट कर लेंगे तो लगाने के लिए आपको बड़ी बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो थोड़ा सा अपनी ज़ात पे एंड 30 की एज के बाद, जैसे कि आपा ने कहा, 30 की एज इन के चीज़ों बाद। के ऊपर फोकस करना शुरू करें। बट ऑब्वियसली यंगर ईयर्स में आप करेंगे, आपकी बच्चियां देखेंगी, बच्चे देखेंगे, वो भी इस तरफ आएंगे, तो वो एक एंटी एजिंग का सिलसिला। देखे ना, पूरी पूरी फैमिलीज बड़ी यंग लगती हैं और लोग कहते हैं यार क्या पता चलता है, मुरब्बे खाते हैं, देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, घर में दहियाँ जमाते हैं, दूध भी मतलब घर पे गाय रखी हुई है उसी को। सो यू नो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपा थैंक यू सो मच। थैंक यू खुश रहें, आबाद रहें और हमारे सर सलामत रहें और हमें हमेशा गाइड करती रहें। थैंक यू सो मच। हमारे मॉर्निंग एट होम का बहुत ही अहम और बहुत ही प्यारा हिस्सा हमारी बहुत ही टैलेंटेड फरजाना मुनीर साहिबा। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे आपा के एक बहुत ही इस प्यारे नोट के ऊपर ही, जैसे कि उन्होंने कहा दुरूद पाक पढ़ती हुई वो आई सारा रास्ता, तो कुछ हम कवाली की तरफ रुझान करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा टॉपिक है आज का, लड़कों की तरबियत कितनी इम्पॉर्टेंट है और कैसे करनी चाहिए, ब्रेक के बाद। कौनैन का मसजूद है, माबूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर एक के लब पर है तेरी हमदो सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू। अल्लाह
तू बशीर है, तू कबीर है, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू, काफी खुशी है। अदल करे थे थर थर कंबन, उचियां शाना वाले हूँ, फजल करे ते बख्शे जावन, मैं जे मुँह काले हूँ। तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू। पानी दा गरे नी बागमा, पानी दा बामा गरे गमा पारे सानी, पानी दा गमा ma pa da pa da ni da ba ni da ba ma, mani da pa ma ga re ga ma pa ma ga re sa, sa da ni da da ni da da ni da ni 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 sa re ga ma da ni da ni ba ga ma pa ni da ba ma ga re, mani da pa ma ga re ga ma pa ma ga re sa, sa ga re ma ga pa ma ga re ga re ni, ni re sa ga re ma ga pa sa ga re ma ga pa ma da ma re ni, ni re sa ga re ma ga pa sa, ni ni da da ga ni ni da 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 Bhavani da da ga ni ni da 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 Bhavani ni Bhavani ni Bhavani ni Bhavani Bhavani ni da da ga ma ma ga ni ni da sa da ni da da ga re ma ma ga ba 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 da da ni ni ba ba da 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 sa da ni da da ga re ma ma ga ba 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 da da ni ni ba ba da 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 Gama da ni da ni da ni da ni ba gama ba ba gama da ni da gama da ni da gama da ni da ni da ni da ni ba gama ba gama ga da ni da gama 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 da ni da तू ही तू इसमें क्या गुफ्तगू सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, हाँ तेरी जलवा गरी है या चारसू, तेरी जलवा गरी है या चारसू, हाँ भी तू है भी तू, हाँ भी तू है भी तू, हाँ भी तू है भी तू, और अभी तू ही तू। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। आज हमारे साथ मौजूद हैं रनाउन कवाल बख्तियार अली संतू और उनके फादर हमारे बहुत ही प्यारे भाई बख्त फयाज़ हुसैन। आपको वेलकम करते हैं शो में और आपकी पूरी टीम जिनमें वसीम मज़हर अली हैं, ज़ैन उमर दराज हैं, लियाकत अली हैं, कैसर अली हैं, नबील अली, शान अली कादरी, नईम अली ख़ान, आसिफ अली, औरंगज़ेब अली, खुरम शहजाद और फिर मुबशर सुहेल हैं साउंड ऑपरेटर, सक़ी अली ख़ान हैं तबला प्लेयर, अली रज़ा कीबोर्ड पे एंड जुल्फ़िकार अली ऑन द ड्रम्स। आप सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया आज आप आए। शो को चार क्या करोड़ चांद आपने लगाया। थैंक यू। और द ट्रू चीफ गेस्ट्स ऑफ आवर प्रोग्राम, आइए उनकी तरफ रुझान करते हैं जो आज हमें गाइड करेंगे। व्यूअर्स, ग्रांटेड दोनों ही रिनाउन और बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी लर्निड पर्सनालिटीज़ हैं और अगर मैं कहूँ कि फ़िलासफ़र्स इन देयर ओन राइट है तो ये बात गलत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। एंड एज एजुकेशनिस्ट मैंने सोचा
कि हर एस्पेक्ट को, ऑफ कोर्स रिलीजन का एस्पेक्ट अपनी जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक लाइफ और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन ऑल्सो हम सब फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लड़कों की तरबियत कितनी अहम है और किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए जब हम अपने बेटों की तरबियत करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से व्यूअर्स लोग एक ही कंप्लेन कर रहे हैं, बेटी की तरबियत पे हर कोई कमेंट करता है, बेटी की तरबियत, उसने अगले घर जाना है। अच्छा, बेटी की तरबियत बहुत मैटर करती है, तो उस बेटे का क्या जिसने कल को एक बेटी और घर अपने मतलब घर लेके आनी है, जिसका उसने शौहर होना है और फिर उस बच्ची के आगे से और बच्चे होने हैं, तो ये एक सिलसिला है। और इस सर्कल ऑफ लाइफ को कैसे अच्छे, डिसेंट और हाई क्वालिटी अंदाज में आगे लेके चलना है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन किया है द वेरी ब्रिलियंट प्रोफेसर नूरीत फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जुगन, थैंक यू सो मच पीटीवी। इतना खूबसूरत टॉपिक और जो ओपनिंग की है कव्वाली और हमदिया कलाम से, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही हमारे प्यारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद सालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत जल्द प्रोफेसर साहिबा के नाम के साथ भी डॉक्टर लग जाएगा, बस हम इंतज़ार में बैठे हैं कि कब। मैं आज भी कह रही थी कि मुझे डॉक्टर लिखने दे साथ, उन्होंने कहा जुगन जब काम मुकम्मल होगा तब बात होगी, उससे पहले ऐसी कोई हरकत ना करना। थैंक यू सो मच। तो खैर, आज का टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ब्रेक से पहले हमारे साथ आपा थी, वो मतलब शी इज़ अ हर्बलिस्ट एंड मतलब एंड शी इज़ अ मदर ऑल्सो एंड एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट। उन्होंने भी अपनी राय शेयर की। देन बीइंग अ यंग पर्सन हमारी शेफ़ ने भी अपना ओपिनियन शेयर किया। सो मैं चाहूँगी कि ऑफ कोर्स जो एक्चुअल हमारी लर्नेड पर्सनैलिटीज़ हैं इस एरिया में, वो हमें गाइड करें। जी प्रोफेसर साहिबा। जुगन, मुझे लगता है आप लोगों ने जानबूझ के एक ऐसी मदर को इनवाइट किया जिसके 3 बेटे हैं और जो कई साल उनके पीछे भागी है और उसके बाद फिर अब वो इस सतह पे पहुंची है कि वो अपने तजुर्बे की रोशनी में दूसरी माओं को गाइड कर सके कि बेटों की तरबियत के लिए स्पेशली किस तरह से पेरेंट्स को विजिलेंट होना चाहिए। क्योंकि प्रोफेसर साहिबा देखें, बात यह है कि हम लोग किसी भी लाइन को हमने पकड़ा हो, कोई भी हमने अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया हो, हमारी जो एक होम और फैमिली लाइफ होती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने शो शुरू करने से पहले मुझे कहा कि देखो 60% तो घर है, लेकिन का 40% जो है वो बाहर की दुनिया भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वो जो 60% है उस पर हम लोग अगर बात ना करें और सिर्फ हम लेक्चर दे दें, आज का शो लेक्चर बेस्ड नहीं है। आज के शो में हम आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आपके मिस्टेक्स और आपकी गाइडेंस से सीखना चाहेंगे, क्योंकि देखें गलती एक ब्रिलियंट से ब्रिलियंट पेरेंट भी कर सकता है, क्योंकि वो पहले इंसान है। बिल्कुल ऐसा है। और हमारे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है ना, टू बी पेरेंट्स। बिल्कुल। और हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, तो हर बार एक नया एक्सपीरियंस है। ऐसा ही है। जी मैडम। सबसे पहले तो मैं अपनी ही एक नज़्म हमारे फ़राइज़, बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, मैंने जिसको लिखा और महसूस किया वो मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आज आपने टॉपिक उठाया है, शायद ही ज़िंदगी में पहले इस अंदाज से किसी ने इस टॉपिक पे इस तरह से बात की हो। मेरी अपनी जो मीडिया लाइफ है इसमें तो इस तरह नहीं हुआ, कहीं और किया हो तो मुझे नहीं पता। असल में ट्रेंडिंग टॉपिक है बिल्कुल। बेटी की तरबियत, माँ की अहमियत। हाँ, हम आपको पता है शो पे अक्सर रमज़ान में जब डिफरेंट टॉपिक्स उठाते हैं तो हम बाप की अहमियत पे भी बात करते हैं, बाप के दर्जा पे बात करते हैं। भाई अगर माँ जन के पैरों चले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है, बट क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं होता तो लोग उसको टच और नहीं करते। उसमें बहुत कम बात की जाती है औलाद के हुकूक और वालिदैन के फ़राइज़ से मुतालिक। और जब हम इस टॉपिक को खोलते हैं तो उसमें इतना डिफ्रेंशिएट करना, इतना डीप डाउन जाना कि लड़कों की तरबियत, तो उस हवाले से मैंने जब इस मुआशरे के वो जो अथरे किस्म के, अब इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास कोई नहीं था, वो नौजवानों को हम देखते हैं और उनसे शिकवा करते हैं, तो उससे पहले मैं अपने गिरेबान में झांकते हुए सोचती हूँ कि कभी सोचा है ये हमने कि ये मेमार बस्ती के हमेशा सबसे सुनते हैं कि तुम ऐसे हो तुम वैसे, मगर ये ऐसे वैसे कब बने और क्यों बने लोगों, मगर ये ऐसे वैसे कब बने और क्यों बने लोगों। कभी ये भी तो सोचो इनसे पहले फ़र्ज किसका था, हमारा, आपका, इनका या उनका, किसका जिम्मा था। भाई हम तो ब्लेम गेम में फंसे हुए हैं। तो उसके बाद कि हम इन नौजवानों को जहाँ पर दोष देते हैं वहाँ पर एक लम्हे को हम अपना फ़र्ज़ भी सोचें, हम उनका कर्ज़ भी सोचें। चलो पहले नहीं सोचा तो मिलकर आज से सोचें कि ये बच्चे हमारे हैं, ये मुस्तकबिल के तारे हैं, हम इनके हक़ को पहचानें, कुछ अपने फ़र्ज़ भी जानें, कहीं ऐसा ना हो लोगों कि हमसे देर हो जाए
बहुत अंधेर हो जाए। थैंक यू सो मच कि आपने आज स्टर अप कर दिया माइंड्स को कि हमें लड़कों की तरबियत की तरफ जाना चाहिए। जुगन, मैं अपने आप से शुरू करूंगी, अच्छी बुरी मिसाल जैसे भी किसी को लगे। मेरे 3 बेटे हैं और बड़े बेटे की जब मैंने रिश्ता किया और शादी की, आप तो बात कर रही थी ना कि लड़कियों को अगले घर भेजने की, आज लड़के भी अगले घर जाते हैं, क्योंकि अब जब आप उनको ब्याह के किसी और मुल्क में भेज देते हैं, किसी और शहर में भेज देते हैं, फिर वहाँ से जब वो दामाद बन के किसी इन लॉज के अंदर जाते हैं तो वो उनके बेटे के तौर पर पोज कर रहे होते हैं, क्योंकि सास ससुर माँ बाप के दर्जे में आते हैं। मैंने उससे एक बात कही थी, मैंने कहा बेटा मेरी जो 25 साल की तरबियत है ना, वो कूड़े के ढेर के ऊपर मत डालना। उसने कहा माँ कैसे? मैंने कहा अगर किसी ने ये कहा कि आपके बेटे की ये आदत अच्छी नहीं है या ये शिकायत है, तो वो बात तुम पे नहीं आएगी, बात तुम्हारी माँ पर आएगी पूरे खानदान और उसकी पे आएगी। तरबियत पे आएगी, पूरे ख़ानदान के ऊपर आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मेरा बेटा शादी हो के गया, आज कई साल हो गए, 3-4 साल उसकी शादी को, उस घर के मुलाजिम तक मुझसे पूछते हैं कि हसन साहब ने कब आना है। तो अब ये मैं समझती हूँ कि ये वो बॉन्डिंग है कि वो क्यों मेरे बेटे के साथ तस्वीर खिंचवाना पसंद करते हैं, क्यों ढूंढते हैं फंक्शन में उसको, इसलिए कि शायद उसके पीछे वो 25 साल की रियाजतों का वो समर है कि जिसमें मैं ये समझती हूँ कि कुरान करीम में जो अल्लाह ने फरमाया ना, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपनी ज़ात को और अपने अहलो अयाल को आग के अजाब से बचाओ। फिर मेरे सामने वो हदीस मौजूद थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया कि बेटे और बेटी दोनों अगर घर में हों तो ज़्यादा हुस्न सलूक की हकदार तुम्हारी बेटियां हैं। और देखो, बेटे और बेटियों में इम्तियाज़ ना करना। लेकिन जो बात आपने की है वो हम सोसाइटी में बहुत जो है वो कॉमनली देखते हैं कि बेटों को प्रेफर किया जाता है हर मामले में जब उनको कुछ देने की बात आती है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बाप अपनी औलाद को देता है, वो तरबियत है, वो तालीम है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरास से पिदर क्यों कर हो। तो अगर हमने बेटे की तरबियत नहीं की तो वो ना तो एक अच्छा बाप बनेगा, ना अच्छा शौहर बनेगा और ना ही अच्छा सिटीजन बन सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पहले आपके पर्सनल, हम हमेशा बात करते हैं कुरान और सुन्नत की रूह में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें और साथ में ऑफ कोर्स कुरान और सुन्नत का सहारा भी लें। जी डॉक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दुआ सिखाई गई है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ये एक आइडियल दुआ है कि ऐ परदिगार हमारी औलाद को जो है हमारे आँखों की ठंडक बना, रब्बना जल, और उन्हें जो है मुत्तकीन का इमाम बना। तो ये जो बात है बच्चों की तरबियत में, ये आपने अच्छा किया कि बेटों का हर कोई दुआ करता है अल्लाह मियाँ बेटा अता फरमा, ज़्यादातर इसलिए कि वो पीछे सपोर्ट करेगा, घर को चलाएगा, निज़ाम चलाएगा, हमारी इज़्ज़त बनेगा, उससे हमारी नस्ल चलेगी। तो बेटों पर हम दुआओं में अगर फोकस करते हैं तो यही तरबियत में भी हमें फोकस करना चाहिए। और जो कुछ तरबियत जो है, एक तो यह है कि हम नसीहतें करते हैं तो अच्छी बात है, नसीहतें भूल जाती हैं, वो चीज़ बाकी रहती है उनके। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये मुहक्किकीन कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक इस सॉफ्टवेयर में आपने जो कुछ भर दिया है उसको डिलीट नहीं कर सकते। और वो बातों के ज़रिए, नसीहतों के ज़रिए नहीं सीखते, हमें रोल मॉडल समझते हैं, वालिदैन ही रोल मॉडल होते हैं, बेटा भी उनको समझता है। छोटी सी इसलिए बात है, मैं ये डॉक्टर समझता साहब, हूँ हम अक्सर बच्चा स्कूल जाता है तो घर वाले तो स्कूल में अगर कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है तो माँ बाप को क्यों बुलाते हैं स्कूल वाले, because वो कहते हैं जी घर से उसने सीखा होगा। तो अगर एक गाली जैसी चीज़ भी बच्चा घर से सीखता है तो अपने मेजर लाइफ के जो बिहेवियर्स होते हैं वो अपने माँ बाप से ही देख के सीखेगा, या किसी ना किसी इर्द गिर्द के इंसान जो उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है उससे सीखेगा ज़रूर, चाहे वो बड़े भाई बहन क्यों ना हो। जी सर। तो इसलिए मेरे वैसे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। 2 बेटे हैं, एक बेटी, दरमियान में बेटी है, वो पहला बेटा है और उसके बाद इस पर बेटा है, पहला इंजीनियर है। बेटी को मैंने होम इकोनॉमिक्स में कराया है, उसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह बच्चे वाले हैं। हाँ जी। तो असल चीज़ ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी इस्लाम ने कहा है कि एक ही जैसा माहौल दें, लड़कों को लड़कियों पर तरजीह ना दें, और जो लेवल है, जिस तरीके पर है, जो ज़िम्मेदारी आप बेटे के लिए अदा करते हैं, उसकी तालीम के लिए,
वही सारा, तो और बच्चियों के लिए भी करें। तो बेटे को इसलिए बतौर ख़ास क्योंकि उसने बाहर गलियों में जाना है, इधर खेलना है, उधर बाहर से भी काफ़ी चीज़ें लेकर आनी है सोच वगैरह में। तो इसलिए जो तरबियत में जो है पहली चीज़ तो ये है कि उसका जो है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हमें जोड़ना चाहिए। और जो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की उसमें भी यही कहा कि शिरक ना करना ये सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये कहते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं सवारी में पीछे चढ़ा तो उन्होंने जो है रास्ते में मुझे नसीहत की और ये कहा कि ए प्यारे बेटे, तू अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख, वो तेरे हुकूक का ख्याल रखेगा। बेशक। तू अल्लाह को अगर अल्लाह का ख्याल रखेगा, उसके अहकाम का ख्याल रखेगा, तो तू उसको अपने सामने पाएगा। तू किसी और से कोई चीज़ ना मांग, अल्लाह ताला से जो चीज़ मांगना है मांग। इसलिए कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो तुझे कुछ नहीं दे सकती जब तक अल्लाह न चाहे। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह ने मुकद्दर ना किया हो। तो इसलिए जो है ये पहली चीज़ ये है कि जो नज़रिया है, जो अखलाकियात है, जो अक़दार हैं, वो घर से ही बच्चे सीखते हैं। जो हमारा रवैया है उनके साथ जिस तरीके पर डीलिंग है और वही सीखेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरा मेन सवाल तो फिर ये है कि जब भी हम बात करते हैं कि बेटों की तरबियत या अपने घर में बेटों को सही तरीके से गाइड करना चाहिए, तो एकदम से लोग ना इसको फेमिनिज्म से जोड़ लेते हैं कि ये वो लोग कहते हैं जो मर्दों के ख़िलाफ़ हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेटे बेटी की तरबियत सेम करें, अच्छे तरीके से उनको रेज़ करें। ऑफ कोर्स जो मेल और फीमेल में फ़र्क है वो अपनी जगह है, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि मछली वाली सबसे मज़े की बोटी बेटे के मुंह में नहीं डालनी। वो हर बच्चे का राइट है, हर बच्चे को बराबरी के साथ, इक्वालिटी के साथ ट्रीट करे। भाई जो बच्चा अपने घर से ये सोच के बच्ची घर से निकलेगी कि भाई मेरा बाप भी मेरे से ऊंचा दर्जा रखता है, मेरी माँ भी, मेरा भाई भी, हर बंदा मेरे से ऊंचा दर्जा रखता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उस बेचारी की सेल्फ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स क्या होगी? और वो ज़िंदगी में फिर आगे जाके क्या को सर्वाइव करेगी और क्या को अपने लिए आवाज़ उठाएगी जब खुदा न खास्ता कोई इसके साथ कोई गलत बात होगी या पंगा होगा। तो ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं बेटों की तरबियत से रिलेटेड, जनरली तरबियत से रिलेटेड, लेकिन फोकस में हमने बेटों को रखा है। तरबियत, बेटा बेटी, ट्रांसजेंडर, जो भी आप हैं, तरबियत हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि हम बेटियों की तरबियत पे कंसिस्टेंटली बात करते हैं, तो आज हमने सोचा कि हम बेटों को इन फोकस रखें। तो कोई भी ये फेमिनिस्ट अटैक समझ के इस बात को प्लीज़ गलत ना ले। तो प्रोफेसर नुरीद फातिमा हमारे साथ हैं और प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद सालिक हमारे साथ हैं। जी प्रोफेसर साहिबा, जो हमने ब्रेक से पहले बात एक मैंने छेड़ी थोड़ी सी कि हमेशा इसको लोग फेमिनिज्म की तरफ ले जाते हैं। हम तो कह ही नहीं रहे कि किसी को कोई किसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस या वैल्यू रखता है, हम तो कुछ और बात करते हैं। देखिए, दो चीज़ों में हम लोग ना मिक्सअप करते हैं और उनको अलग अलग रखना चाहिए। एक है अल्लाह ने जो फजीलत अता की है मर्दों को, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, लेकिन उसके अंदर भी जितने भी आप इस 14.5 सदियों में देख लीजिए, जिनने कुरान करीम की तफसीर बयान की है, उन्होंने इसको ज़िम्मेदारियाँ कहा है, ड्यूटीज़ कहा है। दो ज़िम्मेदारियाँ हैं। क़व्वाम कौन होता है? मुहाफ़िज़ और मुंतज़िम। इसका मतलब है आप हिफाजत करना सिखा रहे हैं और आप इंतज़ामात को संभालना, उसको मैनेजर बना रहे हैं, केयर टेकर बना रहे हैं। अगर वो मैनेजर है, अगर वो केयर टेकर है, तब तो वो क़व्वाम है, तब तो वो उसको अल्लाह ने वो फजीलत का वो जो दर्जा अता किया है वो है। लेकिन केयर टेकर और जल्लाद में बड़ा फ़र्क होता है ना। बिल्कुल। और हम दूसरी तरफ जब हम तरबियत की बात करते हैं तो ये जो फेमिनिज्म वालों का जो ताना है या इल्ज़ाम है, मैं कुरान से ही उनको जवाब देना चाहूँगी। साहिबा, आपने और मैंने हमेशा एक बात बड़ी क्लियरली डॉक्टर साहब कही है कि हम फेमिनिस्ट नहीं हैं अगर फेमिनिस्ट का मतलब है मर्द से नफरत करना। बिल्कुल। हम मर्द की उतनी ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं जितनी औरत की। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बगैर, बाप के बगैर तो वजूद ही कोई नहीं है।
किसी भी औलाद का। लेकिन जब तरबियत की बात आती है, आप कुरान पाक उठाइए, जहाँ कुरान पाक ने पर्दे की आयत में औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है, डॉक्टर साहब मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, पहले गद्दे बसर का हुक्म है, पहले मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीची रखो। मेरा मसला तो कुरान ने हल कर दिया है। अब जो फेमिनिस्ट हैं वो चाहे जहाँ मर्जी खड़े हों, मुझे कुरान ये कहता है कि पहले बेटों की तरबियत करना। क्यों? इसलिए घर के अंदर भी और घर के बाहर भी वो फसाद बर्पा कर सकते हैं, और ये मुआशरे के अंदर हम देखते हैं ऐसे मनाजिर। बट डॉक्टर साहब देखें, अक्सर बराबरी नहीं की जाती। मैं आपकी तरफ इसलिए आ रही हूँ एज अ फादर। आपको भी पता है कि जब बेटी, अब अगर बेटी कहती है कि जी अब जी मैंने रात को ना मेरी फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, हम खाने पे जाएंगे तो 12 बज जाएंगे, तो बाप एकदम से, सीधी बात है, मैं भी एक माँ हूँ और इवन दो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को इक्वल लेके चलूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बंदे के अंदर ये बात जाग जाती है कि रात को ये लेट कैसे आएगी, ये कैसे होगा। ये नहीं कि बच्ची पे एतबार नहीं है, मसला ये है कि बाहर वालों का हम क्या करें। सीधी बात है, बेटे के बारे में हम फिर भी ईजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा बेटा इस किस्म का नहीं है, वो बाहर जाके हमारी नाक नहीं कटाएगा। तो डॉक्टर साहब इसका अब हम क्या करें, जबकि हमें हुक्म दिया गया है कि लड़का अपनी पहले नज़र नीची करनी सीखे, बाकी सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे। सही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुआशरे का जो प्रेशर है, यानी जिस तरह की मीडिया के ज़रिए से है, जिस तरीके पर बदअखलाक़ी और इस तरह का मुआशरे में, एक तो घर के अंदर जो है ना, घर के अंदर शर्म हया की, अखलाक की, अक़दार की, इखलास की तरबियत देना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग बनाए वालिदैन, अगर पॉजिटिव थिंकिंग बनाएंगे तो फिर वही थिंकिंग आगे उनको माशरे में भी, ये हम उनको डॉक्टर साहब आपने अपने बेटों को क्या समझाया और बेटियों को क्या समझाया? एक मैंने होता है ना कि अगर पहली बात आपके मशवरों की अगर एक वो जो कहता है ना खुलासा हमें आप दे सकें, एंड मैं ये आपसे खुलासा ये है कि मैंने ये कोशिश की, एक ही जैसी तालीम दी, एक ही स्कूल में दी उन्हें, मतलब जो उनको और उसके बाद घर किया। में कभी फ़र्क नहीं किया, और मैंने कोशिश की कि उनकी जो अंदर जो अखलाकी जो चीज़ें हैं उन सबको एक्सपोज करने का मौका मिले। जहाँ बेटे को मैंने ये कहा कि हाँ आप सोशल एक्टिविटीज़ में दूसरे अच्छी जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें, उसमें जाया करें। मैं खुद लेकर जाता था, और बेटी को भी उसी तरीके पर, जाते थे। दो सालों का फ़र्क था, उनको खुद ही उस तरीके पर वो उसको भी लेकर जाता था। ढूंढ रहे थे कि डॉक्टर साहब हमें कहा मैंने बेटी को कहीं लेके जाना है, उसका कोई फंक्शन था या कुछ था, ये काफ़ी सालों पहले की बात है। तो आपका देखिए, बाप जब बेटी के साथ खड़ा है ना, तो बेटी को किसी चीज का डर नहीं है। बेटे का अब मैं अगर नहीं जा सकता तो भाई को कहता था तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी बहन को लेकर जाओ, बहन को लेकर जाओ, बहन को लेकर जाना, लेकर आना, बाइक उसको खरीद दी। तो ये जो है ना, बेटे को ये एहसास होना चाहिए कि ये जो बहनें हैं, बाहर जिस वक्त आप निकलते हैं तो जिस तरह आपकी बहन है, बाहर आपकी बहनें हैं, और आपकी जो है माएँ हैं, बहनें हैं, और इसी तरीके पर वो भी किसी की बेटियां हैं। तो इसलिए जो है ना, ये एहसास ज़िम्मेदारी अगर बच्चों के अंदर पैदा करें तो फिर वो मजबूत रह सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हमें कोई पता नहीं फेमिनिज्म क्या होता है, फलां हो गया, वो उनका मसला है, वो जाने और उनका काम जाने। हमारी जो थिंकिंग है वो ये है कि हमारे बच्चे अपनी बहनों के घर के अंदर भी उनके मुहाफिज हों और उनकी रिस्पेक्ट करें। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे इंसान सेफ हैं। और बात यह है कि हमने अपनी इंसानियत और एक अच्छा, देखिए आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन, आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, हर मज़हब जो है वो मोहब्बत का दर्स देता है, रिस्पेक्ट का दर्स देता है, रिगार्ड का देता है। अस बीइंग मुस्लिम्स, जो हम में से इस टीम में इस वक्त जो मुस्लिम बैठे हैं, वो मेरे नॉन मुस्लिम टीम में भी हमारे बड़े लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी भाई हैं, वो भी बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं। बात पता है क्या है सर, देखिए मज़हब हमारी तो डबल रीइंफोर्समेंट है ना, हमारा तो इस्लाम भी ये बात कह रहा है और फिर हमारी सोसाइटी भी एक चीज़ कह रही है। लेकिन मैम वही वाली बात है, बच्ची, मैं भी शुरू में ये बात कर रही थी, मैं बाइक का एग्जाम्पल वैसे ही दे रही हूँ। एक वक्त था जब मैं छोटी थी, जब जो खातून गाड़ी चलाती थी उसको हर बंदा घूरता था। लिबर्टी मार्केट लाहौर में अगर आप गाड़ी में जा रहे होते थे तो पीछे 4-5 बाइकें और गाड़ियां आपके लग जाती थी। अगर एक खातून अकेली है, चाहे उसके साथ उसके बच्चे क्यों नहीं बैठे, मर्द नहीं है साथ हो। अब वही सिलसिला बच्चियों के साथ हो रहा है बाइक्स पे। भाई बच्चों ने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, 100 काम करने। हर बंदे के घर का डॉक्टर साहब आप वाला सेटअप नहीं है जहाँ पे एक बाप भी खड़ा हुआ है चट्टान की तरह, उसके 2 भाई भी हैं, एक बड़ा भाई भी है, उसका छोटा भाई भी है। हर बंदे का ये सेटअप नहीं है। बिल्कुल। देन व्हाट? जुगन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सॉल्यूशंस की तरफ जाना जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ। मैं उस बाप की बेटियों के जिन्होंने मेरे भाई को और मुझे सेम स्कूल में दाखिल कराया।
वो जो था ना कि जेंडर इक्वालिटी, वो उन्होंने कभी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि बेटा है तो इसको हाई फाई स्कूल में, बेटी है तो इसको। अब उसके बाद मैं ये समझती हूँ अपने इर्द गिर्द जो आज की आप मिसाल दे रही हैं कि आपके प्लेटफॉर्म को, पीटीवी होम को मैं मुबारकबाद पेश करूँगी कि ये हमेशा थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं, वो डिस्कशन लाते हैं जो सोसाइटी के मसाइल हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं। अब उसके अंदर चेंज आ रहा है, मैं पॉजिटिव लोगों को देख रही हूँ, उन्होंने लड़कियों को इस तरह से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमारे मुल्क के अंदर शहनाज लगारी बापर्दा हिजाब बाहिजाब होकर एक जहाज उड़ा सकती है तो फिर मेरी बेटी बाइक के ऊपर कॉलेज क्यों नहीं अपनी बहन को साथ ले जा सकती। लेकिन जो बात आप कर रही हैं मसाइल हैं, बार बार इस टॉपिक को रिपीट करने की जरूरत है। और उसके अंदर का नहीं होता ना, बाहर वाले बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सोसाइटी को कौन कंट्रोल में लेके आए। असल मसला तरबियत का है और यहाँ मैं बात करूंगी असल मसला माओ की तरबियत का है, माजरत के साथ, क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह है। वो जो एक इम्तियाजी फर्क है ना, वो माँ सबसे पहले शुरू करती है और उसके बाद फिर वो आगे जाता जाता शादियों तक, जहेज तक, तलाक तक, फिर जो है विरासत की तकसीम और उन तक मामलात चले जाते हैं। सबसे अच्छी बोटी निकाल के बेटे के मुंह में डालोगी और बेटे को कहोगी मेरा शहजादा, मेरा शहजादा, ठीक है, ये तो आपने कह दिया। जब वही भाई अपनी बहन का हिस्सा उसको नहीं देता तो तब माँ कहती है ये इसको क्या हो गया, उसको वही हुआ जो आपने उसको उस उम्र में बोटियां खिलाई थी और कहा था कि पुत्र बस तू ही तू। मैंने ये बात देखी कि भाइयों के साथ माएं खड़े होकर अपनी बेटियों के हकूक का इस्तेहसाल कर रही होती हैं, तो वो किस तरह की हम जनरेशन को परवान चढ़ा रहे हैं। आने वाले हालात क्या होंगे, हमें अपने जहाँ पर बेटियों की तरबियत की हम बात कर रहे हैं, तो मैं एक माँ की हैसियत से ये जो लड़कों की माँ है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे पहले बच्चों के अच्छे नाम रखें, फिर उनकी अच्छी तरबियत करें, फिर उनको रिज़्क़े हलाल खिलाएं, फिर उनके बैग्स चेक करें, विजिलेंट रहें उनकी तरबियत के लिए, उनको अच्छी गुफ्तगू, अच्छे आदाब सिखाएं। और मैंने अपनी मिसाल दी कि हमने लड़कों को भी अगले घर भेजना होता है बेटा बनाकर, क्योंकि मेरी जो बेटे की सास हैं वो ये कहती हैं कि आपको अगर बेटी मिल गई है तो मुझे बेटा मिल गया। अब वो आपके बेटे की तरबियत को पहचान रही है, जांच रही है, परख रही है, तो आप फिर कहाँ खड़े होंगे अगर आपको शिकायत आएगी। और हमारे यहाँ शादियाँ खानदानों में होती हैं व्यूअर्स, ये कॉन्सेप्ट निकाल दें। हमारे जहन में ये होता है कि लड़की की शादी पूरे खानदान से हुई है, लड़के की बस लड़की से हुई है। बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी, हम सब बैठ के बात करते हैं यार ओदा दमाद तो उन्हें पूछता ही नहीं है, और ना सुखे चांदा है ना दुखे चांदा है। मतलब ये चीजें लोग नोट करते हैं और बड़ा माइंड करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब वो बिल्कुल पाँव चलने के काबिल हुए तो कांधों पर उठाया, मस्जिद में लेकर गए, सदके की खजूरें आई, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुंह में डाली, आपने उंगली मुबारक डाल के निकाल ली। गोया मुझे और आपको बता रहे हैं कि आज जो हम कहते हैं ना नहीं 3 साल का 5 साल का कोई बात नहीं, अभी खैर है, अभी बच्चा है। हत्ता कि मैंने ये तक सुना, जब वही 15 साल का बच्चा 10 लोगों के सामने एंटर होएगा घर में, सलाम किए बगैर दरवाजा बंद करके अंदर जाएगा तो चुभेगा सबसे ज्यादा आपको। मैंने सुना कि अगर बिगड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसकी शादी कर दो, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। भाई आप अपना बिगड़ा हुआ बच्चा किसी औरत को जो उसकी सास है किसी मासूम के गले डाल रहे हैं कि वो आके अब इसकी तरबियत करेगी। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने जो कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले उनको रिव्यू करें। अगर इंसान के बच्चे पैदा किए तो फिर उनको इंसान भी बना दें। बिल्कुल, ये भी तो इम्पोर्टेंट और एग्जाम्पल आपको खुद सेट करनी चाहिए घर से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब 2 खवातीन ने अपने दिल की भड़ास निकाली है, अब मेरा भाई हमें सेव करेगा। मैं भड़ास तो नहीं निकालता, इसलिए कि मैं एक रेस्पॉन्सिबल मर्द हूँ, मेरे जिम्मे है सबको देखना। तो मैंने बेटे की भी शादी की और माशाल्लाह उसके 2 बच्चे हैं। तो जो आई मेरी एक ही बेटी, उसकी शादी की, तो अब जो आई है बहू, मैंने कहा है कि मुझे मेरी बेटी और मिल गई है माशाल्लाह। वो उनकी बेटी थी, उनके हवाले कर दी और ये मुझे बेटी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हर चीज़ खुलकर वो कह सकती हैं। मेरी बेटी आई हुई है माशाल्लाह, बैठे होते हैं तो देर तक रात इकट्ठे बैठे हुए, गपशप, फ्रैंकनेस वो उधर पैदा की। कोई फ़र्क ऐसा नहीं रखा कि जिसमें हर चीज़ खुलकर बात डिस्कस करते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं। मैं रमज़ान में तो बतौर ख़ास मैं सबको इकट्ठे, बच्चों को भी मैं वो करता हूँ। वो छोटा मेरा वो है पोता है, तो मैंने साहब तो रमज़ान में ट्रांसमिशंस में आते हैं, इफ्तारी से पहले भाग जाते थे। हम कहते थे क्या मसला है, कहते हैं हमारी फैमिली का ये एक
कांस्टेंट सिलसिला है, सहरी इफ्तारी दोनों साथ करते हैं। तो ये जो है यही ना, होती है, ये भी माहौल तरबियत का पैदा, हिस्सा है भाई। बिल्कुल ये माहौल पैदा करें, खासतौर पर जो है ना, अब बेटे पर खसूसी नज़र रखें, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसके दोस्त क्या हैं, सोसाइटी क्या है, किस वक्त आ रहा है, किस वक्त जा रहा है। वो कहते हैं अच्छा जी वो मोबाइल जो है वो हाथ से छोड़ते ही नहीं बच्चे, आप छोड़ते हैं? हम हर वक्त अगर यूज़ करेंगे फिर ये देखें कि उसमें देख क्या रहे हैं, एग्जैक्टली। बल्कि ये देखें कि अगर बंद कर देते हैं कुंडी वगैरह, मेरा बेटा है अभी वो, हमारे घर में लॉक करने की इजाजत ही नहीं है। तो ये नहाने वो- के अलावा ये जब आप हमें शावर कि ले रहे हैं, क्यों आपने लॉक करने बाथरूम की का, क्या आपने जरूरत है? बेडरूम का ठीक। दरवाजा बंद करना है, हाँ। उस टाइम के लिए आप बंद कर सकते हैं, बेडरूम के दरवाजे लॉक नहीं और होंगे। जुगन मैंने तो अपने बेटों को मोबाइल भी मेरी कभी अम्मी भी लॉक नहीं करने इजाजत की देती थी इजाजत हमें। नहीं दी थी। हम उनका 16 मोबाइल 17 चेक साल- होता रहा है और बल्कि उनको गाइड करती रही हूँ किस अच्छा, तरह से मोबाइल इस नहीं मैं तरह। चेक करती भाई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने मुझे इतना तक जो है स्पेस दी। नहीं देखिए, वो आपको उन्होंने खुद दी। हाँ। उन्होंने खुद कहा। बिल्कुल। अब जैसे कि हमजा लेकिन अक्सर एक मुझे एज फोन, तक- मेरा हमजा का फोन मेरे पास पड़ा होगा, मैं नहीं हाथ लगाऊंगी। लेकिन एक वो कहेगा एज मॉम तक, मॉम हाँ। फोन जरा उठा लेंगी। अब देखे ना, क्योंकि वही वाली चीज है, आपने उनको ट्रस्ट भी करना है, वही वाली बात ना, सोने का निवाला लेकिन हाँ, देखना है शेर की बिल्कुल आंख से। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना, ये ज़रूरी है कि हमें उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। कल को अगर कोई बाहर वारदात करते हैं, हमारी बेइज्जती है, हमारा ही नुकसान है, अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी है। उनको ये समझें, मेरी माँ ने मुझे तरबियत दी, मैं एक ही बेटा था, मेरी बहनें 2 थीं और मेरी बड़ी खाला थी, उनकी भी बेटियां थीं, वो दूसरी जगह, मैं छठी सातवें में पढ़ता था। मेरी माँ कहती थी कि आप उनके भाई हैं, और मैं उनको वहाँ कोट मिठन से दूर वो लाकर तो वहाँ ले जाता था। जब छुट्टियाँ होती थीं तो वो मुझसे ज़रा बड़ी थीं, उनको लेकर जाना लेकर आना। उनने मेरे जहन में तारीख़ी वाक़यात के ज़रिए, मोहम्मद बिन कासिम के वाक़यात और ये नसीम हिजाज़ी के नावल तारीख़ी, वो पढ़ा के वो करैक्टर बिल्डिंग जो कि आज तक मेरे जहन में है, नहीं गई। वो कहती थी कि मैं अगर एक मरतबा सिर्फ मैंने बाहर कहीं कोई छोटी छोटी ऐसे किसी ने उल्लू का पट्टा कहा, मैंने भी उसी तरह की कोई बात घर में आया जिस वक्त, अंदर मेरी और भी खालाएँ थीं, पूरा खानदान बैठा, खानदान बैठे, बच्चियाँ, हम छोटा था, मैं अभी तीसरी चौथी जमात में पढ़ता था। मैंने उसी तरह की बात की तो मेरी खाला, ओ आपने गाली सीखी है जी, इसकी ज़ुबान ख़राब हो गई है, आए इसकी ज़ुबान धोएं। अच्छा जो कुलियाँ करवाएं, कहेंगे नहीं ये सारा नापाक हो गया है, मुझे नहलाया, उन्होंने कहा कि सारा साफ करें। उसके बाद ज़िंदगी भर मैंने गाली नहीं दी। मेरे मुंह में साबुन डाल दिया गया था। अल्लाह अकबर। क्योंकि जो कोई उटपटांग बात करता था वो मैं सीख लेती थी, क्योंकि मैं भी इसलिए ऐसी उस और किस्म मैं का नमूना आपको थी। आपको बताऊं बताइए कि मेरा। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है कि मलाइका दूर तक चले जाते हैं। इसको बच्चों में प्रैक्टिस करके देखें, आप देखिएगा आपका बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन एक और चीज़ जो मैं पहले बात कर रही थी, अपनी एग्जाम्पल सेट करें, खुद दयानतदार बने, खुद ईमानदार बने, खुद सच्चे बने, खुद उनके सामने अखलाकियात को आप कल्चर जो है घर के अंदर दें। बाप जब अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को इज्जत देगा तो उस घर का जो भी लड़का होगा, चाहे वो कज़न हो, चाहे वो बेटा हो या जो भी मर्द हो, वो वही चीज़ें सीखेगा। अब मैं एक बात बताऊँ, ये जो बच्चे यहाँ पे सारे आए हैं, इनकी तरबियत इनके बाप और इनकी माँ ने इतनी खूबसूरत की है। देखिए जो क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए। बिल्कुल। मैंने I've seen you when you started माशाल्लाह से, और मुझे इतनी खुशी होती है कि इस बच्चे ने अपना नाम कमाया, लेकिन उस नाम के साथ इसने अपनी रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ा। रिस्पेक्ट से मुराद ये नज़र भर के नहीं देखता। आप देखिए मैं इससे बात करती हूँ, नज़रें मिला के, कभी आज तक इस बच्चे ने नज़रें मिला के मेरे से बात नहीं की। माशाल्लाह। देखिए छोटी सी बात है, वही वाली बात जो आप कह रही थी कि तो सबसे पहले लड़के अपनी नज़र झुकाएं। तो देखें जिन लोगों के घर में तरबियत दी जाती है ना, वहां पे तरबियत दी जाती है। बिल्कुल ऐसा है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग नहीं देना जरूरी समझते, हम सिर्फ उनको बेदार करना चाहते हैं कि प्लीज अगर आप 50% भी कर लेंगे तो आप बहुत सी बच्चियों की जिंदगी आसान कर देंगे, बहुत से बच्चियों के फ्यूचर को बर्बाद होने से बचा लेंगे। बेटा सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन नहीं है। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि जहाँ पे हम लोगों ने ये कहा कि बेटों को तरबियत अच्छी करें, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी उन पे कम डालें। तू ही कमाना है, तू ही करना है, तू ही कमाना है, तू ही करना है। यानी कि माँ बाप ने भी एक मशीन की तरह चलाया, फिर उसकी शादी होगी, फिर क्या तू ही करने। भाई अगर बच्चियों को पढ़ा लिखा के उनको इतना जोगा कर देंगे, मियाँ बीवी दोनों मिल के काम करेंगे, दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे, एक्चुअली 2 पहिए एक गाड़ी के बन के
एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ जाएंगे। इससे खुदारा प्लीज़ व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है, तरबियत बहुत अहम है। सबसे पहले तरबियत है, उसके बाद तालीम आती है कहीं तीसरे चौथे नंबर पे। तरबियत तरबियत तरबियत, और उस तरबियत में बेटों और बेटियों की दोनों की तरबियत करें, दोनों को सिक्योर इंसान बना के दुनिया में भेजें, अच्छे इंसान बना के भेजें। वो अच्छे इंसान होंगे तो वो फिर अच्छे सिटीजन और सारा कुछ बन ही जाएगा। इस नोट पे शो को कंक्लूड करना है। मैडम, आई लव यू, थैंक यू सो मच। यू आर माई वंडरफुल ब्यूटीफुल सिस्टर, और मेरे प्यारे भाई जो हमेशा हमारे प्रोग्राम पे आते हैं और दिल की बात करके जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड देन मेरी गुड़िया जो किचन में है, मैडम आपने कहाँ तक अपने मामलात पहुँचाए हैं? अफ़गानी चिकन इज़ रेडी, उसको रायता और सैलेड के साथ सर्व कर दिया। फिर अफ़गानी चिकन कह के मेरा दिल तोड़ दिया। अफ़गानी के साथ वैसे मतलब मटन बनता था, लेकिन चलो हमने माफ़ कर दिया। थैंक यू बेटे। और यहाँ पे फाइनली हमने आपकी तरफ आना है, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक फरमाइश की थी ब्रेक में, मैं चाहूँगी कि वो फरमाइश आप ऑनर। मेरी भी वही फरमाइश है। हाँ, ये सबकी हमारी यही फरमाइश है कि अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे के नाम जो जावेद के नाम जो किया, दयार इश्क में दयार अपना इश्क मकाम पैदा कर। गाफिल ना हो खुदी से, गाफिल ना हो खुदी से, तू कर अपनी पासबानी। शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। दयारे इश्क में, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। 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 हाँ, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना नहीं, नया ज़माना नहीं, सुबह शाम पैदा कर। नया ज़माना नहीं, सुबह शाम पैदा कर। ओ नया ज़माना नहीं, सुबह शाम पैदा कर। नया ज़माना है, सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मेरा तरीक नहीं फकीरी है। मेरा तरीक मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच, गरीबी में नाम, गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच, खुदी न बेच, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर फितरत शनास दे मुझको, खुदा अगर खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, क्यों
सकूते लालाओ, सकूते लालाओ, गुल से कलाम पैदा गए। सकूते लालाओ, गुल से कलाम पैदा कर। सकूते 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 लालाओ, गुल से कलाम पैदा कर। सकूते लालाओ, नींद काम बाहर निकल निकल मगमन निकल भागा बाबा सकूते लालाओ, गुल से कलाम पैदा कर। उठा ना शीशा गरा ने फरंग के ऐसा, उठाए शीशा गरा ने फरंग के ऐसा, उठाए शीशा उठा ना शीशा गरा ने फरंग के ऐसा, उठाए शीशा पानी जागरी दानी पानी रे नी बागा मा पानी दा बागा रे नी सा गा मा पा मा पानी दा नी दा उठा रे शीशा ऐसा, उठा ना शीशा कराने फरंग के ऐसा। सफाल हिंद से, सफाल हिंद